सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वर्दा शुएबा, मेरे साथ है तलहा और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। आप चाहे खान साहब के हक में हो या उनके खिलाफ, जिस तरह पीटीआई की हुकूमत को हटाया गया है, ये किसी भी मुल्क में मुंतखब हुकूमत का इस तरह का खात्मा जमहूरियत के हामियों के लिए किसी भी तौर पर भी खुश आइन नहीं कहा जा सकता। इसके बावजूद पीटीआई की हुकूमत के खात्मे के बाद बहुत से चेहरों पर खुशी है, अलबत्ता खान साहब के चाहने वाले अफसरदा हैं। और अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि पीटीआई के अरकान ने तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद सूरत हाल दिलचस्प हो गई है और सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्तीफ़ों के बाद भी ये असेंबली इसी तरह चलती रहेंगी कि नहीं। राइट, बहुत लोगों का दिल टूटा है वर्दा। बहुत लोगों की ख्वाहिशात थी कि मुल्क हमारा तरक्की करे और नया पाकिस्तान का ख्वाब जो देखा था वो पूरा हो, लेकिन कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने वेलकम बैक कर दिया है पुराने पाकिस्तान की तरफ। वही पुराना पाकिस्तान अब लौट आया है। देखना यह है कि अब पुराना पाकिस्तान बेहतर होगा या फिर नए पाकिस्तान वाला ख्वाब। आज रात एहतजाज भी है, बहुत कुछ होने वाला है मुल्क में, बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे और आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर, तब्दीली की दावेदार पीटीआई हुकूमत खुद तब्दील। खान साहब को ऑपोजिशन ने निकाला, पीटीआई अरकान का खुद जाने का ऐलान। क्या इलेक्टोरल कॉलेज टूट सकता है? कराची में बेलगाम लुटेरों को लगाम डालने का फॉर्मूला, 3 माह में 2300 स्ट्रीट क्रिमिनल्स धर लिए गए। प्रोएक्टिव पुलिसिंग के नताइज अच्छे हैं। ताकत कम पर हौसला बुलंद। JRA नामी बीमारी से लड़ने वाले मुनीब क्रिकेटर बनने का ख्वाहिशमंद, ताबीर कैसे मुमकिन होगी? और हौसला दिखाया, क्रिकेट की दुनिया में नाम बनाया। हीरो पाकिस्तान की पहली खातून एम्पायर हुमैरा फराह से मुलाकात होगी। कल का दिन बड़ा हैपनिंग था वर्दा। सुबह से रात 1:30-2 बजे तक लोग टीवियों के सामने बैठे रहे। रात 12 बजे करीब अदालतें खुलने लगी। क्या कुछ कल नहीं हुआ, सब हिल गए। हैं कि अपनी हदों को पार कर चुका था। यही जी हाँ वर्दा, बिल्कुल हदों को पार कर चुका था। और हदों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून, सीनियर लॉयर अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अजहर साहब, अब उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन। अजहर साहब, एक सवाल है जो मैं हर पाकिस्तानी के दिल का सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 22 लाख के करीब केसेस पेंडिंग है। आम आदमी के लिए अदालत खुलती नहीं है, खास के लिए अदालत यूं खुल जाती है। ये कैसा जुल्म है, ये कैसा इंसाफ है? क्या आप समझते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स लाए बिना हमारी अदालतें कभी बेहतर हो पाएंगी या उसी तरह चलती रहेंगी, जून जुलाई की छुट्टियां करेंगी क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी लगती थी? बहुत शुक्रिया। देखिए, लम्हा फिक्रिया तो है, कंसर्न आप लोगों का भी है, पूरी कौम का भी है और हमारा भी कंसर्न है कि यहाँ जितनी केसेस की तादाद का इजाफा है उसमें यकीनन अदलिया का भी कसूर है, लेकिन मेजर कसूर जो मैं समझता हूँ वो हमारी एग्जेक्टिव का है कि उन्होंने या मुकर्रना का है कि उन्होंने अच्छी कानून साजी की नहीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन क्योंकि सवाल आपका यहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल है उसी से हम जवाब देंगे। पिछले 2-2.5 सालों से तो आपने देखा एक लार्जर बेंच, 10 मेंबर बेंच बना हुआ था जो जस्टिस काजी फाइजा के केस चल रहे थे और वो इतना टाइम लिया, इतना उसने टाइम लिया, तो अब सवाल तो फिर बहुत ज्यादा बने। फिर यहाँ आप शहबाज शरीफ की बेल और हमजा की बेलें आपने हफ्ते वाला दिन लाहौर हाई कोर्ट से देखा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि हफ्ते वाले दिन एक जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पिटीशन आई, फिर संडे को हेयरिंग हुई, फिर आगे संडे को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा। ये सवाल तो हैं कि ये लोग सवाल जब करते हैं कि एक आम आदमी, तो यहाँ ये बात आ जाती है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का इश्यू था, शायद इसलिए मामले को देखा, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बैठ के एक चीज तो तय करना पड़ेगी और मेरा ख्याल है इस तरह की चीज को डिस्करेज करना चाहिए आइंदा भी कि ये अदालतें या तो ऐसे हालात हो या मिसाल के तौर पर मुल्क में मार्शल लॉ लग रहा है, ये नॉर्मल पॉलिटिकल क्वेश्चन थी और पॉलिटिकल क्वेश्चंस के लिए अदालतों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी ये डर्टी लीलन जितनी भी है ये जाकर असेंबलियों के अंदर निकालें आप
और दूसरी तरफ अब ये जो नई गवर्नमेंट आती है तो उसके लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो अदलिया के निज़ाम को किस तरह बेहतर करेगा कि झूठे मुकदमे खर्च हों, आम आदमी को रिलीफ मिले, और चाहे वो फौजदारी तौर पर हो चाहे वो दीवानी तौर पर हो। तो ऐसी इनकलाबी तब्दीलियाँ वो लानी पड़ेंगी, पर वो मज़ाहिब वो मुश्किल है क्योंकि आपका सारा निज़ाम मरहून मेहनत है इलेक्टेबल्स का और ये सियासी रुकनों का। इन्होंने पर्चे दर्ज कराने हैं, पर्चे खारिज कराने हैं, इन्वेस्टिगेशन तब्दील करानी है, नौकरियाँ रखवानी है, तो ये ज़्यादा हर्डल दूसरी तरफ हमारी ये लोग भी हैं कि जिन्होंने अपने इसको पॉलिटिकल मोटिवेशन की तरफ इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल एक क्रिएटर एनआरओ की ज़रूरत है कि ये सारे फरीक एक जगह बैठकर ये निज़ाम बेहतर करने के लिए कोई ना कोई तरीका कार जरूर निकालें, वरना बहुत देर हो जाएगी। अवाम मुश्किल बहुत है, अवाम डिस्टर्ब बहुत है, अवाम सवाल करती है। मेरा जैसा आदमी भी जो पूरी उम्र गुजर की अदलिया को डिफेंड करते हुए आज उसे भी कहने पर मजबूर हो गया कि ये तरीकाकार रोकना पड़ेगा। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अब जैसे कि अब वज़ीर आज़म साहब, सॉरी आपको डिस्टर्ब करेंगे, इस वक्त सीनियर सियासतदान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मुश्किल घड़ी है आपके लिए, सब इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, रात को एहतजाज भी है, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? अब देखिए सर जी, गुजारिश ये है कि ये फैसला है कल इस्तीफे देने हैं अपने डिप्टी स्पीकर को, और ये आज का फैसला है। शाम को 9 बजे पार्लिमानी मीटिंग है और सबकी इत्तेफाक राय है कि 155 लोग इस्तीफे दे दें, शायद ना भी दें, लेकिन अभी तो ये राय है। मैं पॉलिसी बयान दूंगा 9:30 बजे लाल हवेली से इंशाल्लाह। लेकिन जो आप इस्तीफे दे रहे हैं सर, उससे क्या होगा? जो आप असेंबली से इस्तीफे दे रहे हैं, क्या हासिल करेंगे सर इससे? पर ये क्या करेंगे? अपोजिशन भी यही होंगे, हुकूमत भी यही होंगे, चोर भी ये होंगे, डाकू भी होंगे, फर्द जुर्म भी ये होगी, यही चेहरे लोग देखेंगे, इन्हीं की तकरीरें करेंगे, यहीं से अपोजिशन होगी। शेख साहब, इलेक्टोरल कॉलेज कोई चीज है पाकिस्तान में या नहीं? अब कोई इलेक्टोरल कारण नहीं है। जब फर्द जुर्म जिन पे लगनी है, जिन्होंने माल खाया हुआ 16 अरब रुपए, और जिन्होंने कल फर्द जुर्म लगनी है, उनको वजीर आजम बनाया जा रहा है, तो फिर फैसला सड़कों पे होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब ने वाज़ेह कर दिया कि रात 9 लाल हवेली से अपना पॉलिसी बयान जारी करेंगे। इस वक्त अपनी वो प्लानिंग और अपना लाहे अमल रिवील नहीं करने चाह रहे थे। उसामा गाजी वाज़ेह कर दिया है शेख रशीद साहब ने, देयर इज नो इलेक्टोरल कॉलेज इन पाकिस्तान। ना अपोजिशन के बिना ही अपना काम करेंगे। इज इट पॉसिबल आपकी नजर में? दबाव तो जाहिर है कि बढ़ेगा, और ये इन्होंने सोच समझ के ये स्ट्रेटजी बनाई होगी कि असेंबलियों से इस्तीफे दें, क्योंकि फोर्स करना चाह रहे हैं, ये दबाव डालना चाह रहे हैं कि मामला इलेक्शन की तरफ जाए। मुसलसल यही सोच थी, तो इससे एक मुश्किल तो होगा। जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है वो डिस्टर्ब जरूर होगा, उसकी सैंक्टिटी इतनी नहीं होगी, जो कानून साजी होगी उस पर ये समझा जाएगा ये अपोजिशन तो कोई थी नहीं। लेकिन फिर भी इसमें मुझे लगता है कि आप को इस तरह नहीं करना चाहिए, तहरीक इंसाफ को किसी को भी इस तरह नहीं करना चाहिए कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस से बाहर निकले, क्योंकि उससे फिर मुकाबला मुश्किल हो जाता है सड़कों पर। आपने देखा उन्होंने धरना भी दिया था, बड़ा तवील धरना था पाकिस्तान की तारीख का, लेकिन वो इम्पैक्ट उस तरह से हासिल नहीं हो सका। अभी जरदारी साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह भी ये गेम बनाई है, पार्लियामेंट के अंदर से बनाई है, इनके खिलाफ भी आप देखें फजल रहमान साहब ने धरना दिया था, तो उस तरह के नतीजे हासिल नहीं हो सके। आज भी अगर आप देखें तो एक तकरीर जो अली मोहम्मद खान ने की, जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसका रिस्पॉन्स आया, आप वो देख लीजिए। तो पार्लियामेंट के अंदर रहकर मेरा ख्याल है कि यानी हर जगह पर आपको मुखालिफ के सामने डटे रहना होता है, वहां आपने अपना मौक़िफ़ बयान करना होता है। तो ये अगर खुला मैदान देंगे तो फिर वो केयरटेकर सेटअप भी अपना लाएंगे। कानून साजी तो उन्होंने वैसे भी कर लेनी थी, तो इनको ये शायद लगता होगा तरीके इंसाफ को कि उन्होंने वैसे भी तो कोई रूम छोड़ा नहीं है, तो शायद इसी वजह से अब इन्होंने क्विट करना चाहा कि हम सारी तवज्जो बाहर लगाएं, सड़कों पर लगाएं, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। अभी से हम इलेक्शन कैंपेन मोड में आ जाएं, असेंबली की तरफ हम जाए ही ना, तो शायद इस वजह से उन्होंने किया है। तो देखते हैं कि इनका एक फैसला कितना दुरुस्त साबित होता है, अगर ये वाकई इलेक्शन को फोर्स कर सके। दबाव तो जाहिर है कि हुकूमत पर आएगा, क्योंकि वैसी भी इत्तेहादी हुकूमत है, इससे दबाव निस्बतन ज्यादा उन पर आएगा, लेकिन खुद भी तो इनको नुकसान होगा। सही। लेकिन अगर देखा जाए जैसे धरने आज भी हो रहे हैं, मुल्क भर में धरनों का ऐलान किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि अपोजिशन ये धरने रोकने के लिए, कि हुकूमत, अब हम उसको कहेंगे कि हुकूमत धरने रोकने के लिए क्या करेगी? क्या ये इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं, जैसे कि अगर हम फ़रा गुजर की बात करें या जो भी करप्शन के केसेस कहे जाते हैं कि इनकी पीटीआई की हुकूमत में हुए हैं, क्या ये उनको खोलेंगी, उनको रोकथाम करने की कोशिश करेंगी? किस तरह से हुकूमत रोकेगी अब इमरान खान साहब को, क्या लगता है आपको? उसका आगाज कर दिया गया है और तमाम लिस्टें तमाम शहरों में तहरीक इंसाफ के जितने अहम कारकुन हैं,
आपने भी देखा इनके जो डिजिटल मीडिया के हैं अरसलान, उनके घर पर छापा मारा गया है और उनके घर वालों से चीजें छीन ली गई हैं। तो ये आगाज हो चुका है, लिस्टें तैयार हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने ये इंटरव्यू में कह दिया था कुछ अर्सा पहले ही कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हमने सब कुछ तैयार रखा हुआ है। अभी भी उन्होंने देखिए बड़ा एक जुमला बोला कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, हम कोई बदला नहीं लेंगे लेकिन कानून अपना रास्ता बनाएगा। उसका मतलब ये है कि वो इमरान खान के खिलाफ और इनके लोगों के खिलाफ मुकदमा बनाएंगे। अजहर साहब ये बताइए कि अब कानून की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं फर्द जुर्म आयद होना था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, हमजा साहब के ऊपर। बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो इस वक्त अदालतों में चल रहे हैं, इस वक्त जो ताकत में आने वाली पार्टी है उसके खिलाफ। तो आपकी नज़र में वो सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, नैब भी पैक कर दिया जाएगा? देखिए अभी तो फिलहाल शहबाज शरीफ साहब कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आ गए हैं, उसको भुगतें। और ये कागजात नामजदगी वो वाला तरीकाकार नहीं है जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन के तौर पर है। वहाँ तो सजा हुई हो, सजा और सर्टन पीरियड के लिए अगर हुई हो 5 साल के लिए, तो उसमें फिर आपको नाअहल होना पड़ता है। यहाँ यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, मुकदमा दर्ज है। यानी एक ऐसा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है जिसके खिलाफ नैब के अंदर भी पर्चे दर्ज हैं, जिसके पास और FIA के भी मुकदमा दर्ज हैं और उसमें गालबन जमानतों के ऊपर भी हैं। एक केस ऐसा है जिसमें भी जमानत नहीं हुई। 2005 में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के बेंच में एक ऐसी बात सवाल सामने आया था, तो वो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे। अभी तो फिलहाल इन्हें ये देखना है कि ये इस मामले को किस तरह लेकर चलते हैं। दूसरी बात जो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, जब हुकूमत वक्त होती है तो ये इदारे तकरीबन उनके नीचे होते हैं। यानी नैब भी देखा जाए कहीं ना कहीं है इंडिपेंडेंट इदारा, लेकिन किसी ना किसी तौर पर इन्फ्लुएंस होता है। फिर अदालतों के पास आना जाना है, फिर अदालतों में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ डील करती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नवाज शरीफ का केस, एवन फील्ड का केस जब चल रहा था और उसके बाद अल अजीजिया का केस आया था, तो जज अरशद मलिक को इन्होंने खुद लगवाया था। अटॉर्नी जनरल अशरफ साहब थे, उनके चैम्बर के बंदे ने बताया था कि बाकायदा जज तैनात किया जा रहा है। उन्होंने जज फिर अपनी मर्जी का तैनात करवा के कोशिश की थी केस को मनवर करने की, और आगे सारा रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ भी ये होगा, फर्ज करें नहीं साथ भी देती तो जो जजेस हैं, जजेस होंगे, उनको जजेस को तब्दील करके जजेस अपनी मर्जी के लगवाए जाएंगे और अपनी मर्जी के फैसले लेने। यानी FIA वैसे भी इंटीरियर के जिम्मे आ जाएगा। वो आपने देखा डॉक्टर रिजवान तो छुट्टी पे चला गया। सही अजहर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि इतने सारे लोग एक साथ अरकान इस्तीफा देंगे। जैसे कि हम देखा जाए कौमी असम्बली PTI की टोटल 155 सीटें हैं और 122 सिंध असम्बली की हैं, पंजाब की 122 हैं, सिंध असम्बली की 22 सीटें हैं और KPK की 66 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 4 सीटें हैं। जब ये एक साथ इतने सारे लोग इस्तीफा देंगे और हुकूमत चलती रहेगी तो ये कैसे मैनेज होगा कि ज़िमनी इलेक्शन कराना आसान होगा? ज़िमनी इलेक्शन तो कराना आसान होगा नहीं। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस कॉन्टेक्स्ट में। इमरान खान साहब ने उस वक्त जो बात कही थी ना, जब पहले असेंबलियां डिसॉल्व की थी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही तो मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जब उठी थी सुनाने के लिए तो यही तो कहा था कि इलेक्टोरल प्रोसेस आ गया है, जाएं जाकर इलेक्शन कराएं। तो अगर ये इतने सारे इस्तीफा दे देंगे तो अल्टीमेटली आपके पास इलेक्शन के ऑप्शन के अलावा रहेगा नहीं, क्योंकि जनरल इलेक्शन के करीब इतने ज़्यादा ज़िमनी इलेक्शन कराना इतना आसान काम नहीं होगा। तो वो बात ये जितना मर्जी कहते हैं हम इलेक्शन करा लेंगे, लेकिन इतना आसान काम नहीं है। इनके अपने दौरों में जब ये कहा करते थे अपोजिशन में तो ये भी इस तरह का नारा दिया करते थे, लेकिन कभी आकर इस्तीफे नहीं दिए। इस्तीफे का जो अगर ये वाकई इस्तीफे देने जा रही हैं तो बहुत बड़ा स्टेप होगा। इससे मैं फिर हुकूमतें चलता नहीं देख रहा। अल्टीमेटली असेंबलियां डिसॉल्व करेंगी और वजीर आजम और वजीर आला के पास इख्तियार है जो वो एडवाइस देंगे। पंजाब की पोजीशन कुछ और होगी, पंजाब में भी तो इलेक्शन होने हैं वजीर आला के हवाले से। तो यहाँ जो PTI के मुनर्रफ अरकान है उनको ऑलरेडी इस्तीफा दिलवा रहे हैं जो अपोजिशन वाले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ताकि उनकी तादाद जो मेजॉरिटी है 186 से नीचे आ जाए और जितना हाउस होगा उसके मुताबिक वो मुंतखब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि अगर आप इतने ज्यादा तादाद में इस्तीफे दिलवा देंगे तो इससे आगे आपको इलेक्शन के अलावा ऑप्शन नहीं रह सकेगी। लेकिन आप कराना चाहें तो ज़िमनी इलेक्शन करा सकते हैं, पर वो इतना आसान काम नहीं होगा। राइट उसामा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। मुल्क में सियासी बुहरान, मुआशी बुहरान, अब आईनी बुहरान पैदा बज़ाहिर लग ये रहा है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब अपने अपने मफाद को सामने रखकर फैसला कर रहे हैं। मुल्की मफाद को बिल्कुल साइड पे कर दिया गया है कि मुल्क जाए तेल लेने, हमारी पार्टी, हमारे मफाद, हमारी कुर्सी बच जाए। आप क्या कहेंगे? ये बात दुरुस्त है और ये हमारा अलमिया रहा है, हम नहीं देखते। इसी वजह से तो देखिए कभी भी कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका।
और हमें लगता है कि जो भी बंदा आया है इसको अगर ना निकाला तो बस तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी, लोगों को ये कहा जाता है और हम देखते हैं कि उसका नतीजा मजीद इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम, मुआशी बदहाली यही निकलता है। अब जिस तरह आप देख लें कि पहले कहते थे कि जी हाँ ये बुरा चल रहा है 5 साल इसको हम पूरे करने दें, सोच ये थी। लेकिन फिर कुछ बैरूनी ताकतें बीच में आ गई, फिर पूरी एक डील हो गई और उसके तहत जी इसको फौरी निकालो, क्योंकि अब फिर ये अगर अभी ना निकाला तो 2023 में भी यही दोबारा ना आ जाए। तो उससे पहले ही अब देखिए ना, हुकूमत ले ली, अब पकड़ धकड़ होगी, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन में इनका केस चलता है तहरीक इंसाफ का, वहां से कोशिश की जाएगी फॉरेन फंडिंग का कि किसी तरह से इनको दबाया जा सके। क्योंकि देखें, हम माने ना माने, आप कहीं भी देख लें, मैंने तकरीबन 15 साल, इससे कुछ ज्यादा अरसा हो गया सहाफत में, इस तरह का मैंने नहीं देखा रद्द-ए-अमल। लोगों में इतना ज्यादा जोश, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी इमरान खान के हवाले से कभी नहीं देखी। आप सोशल मीडिया को उठाकर देख लें, हर सतह पर आप देख लें, तो ये अब कैसे आप काबू कर सकेंगे? तो ये होता ये है कि इख्तिदार में आए तो फिर आपके सारे मामला सही चल जाते हैं। अगर आप देखें कि हमारे यहाँ इख्तिदार में आकर होता क्या है कि अपने कारकुनों को सरकारी नौकरियां कर दो, PIA बैठ गया, स्टील मिल बैठ गई, बाबडा बैठ गया, सब तबाही हो गई। तो फिर उन्हीं के तहत फिर आप पावर गेन करते हैं, इसीलिए आप ताकत में आना चाहते हैं कि आपके केसेस खत्म हो जाएंगे। अभी देखिए नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे, फौरन डॉक्टर कहेंगे कि जाएं, आपके लिए यहाँ लंदन की हवा आबो हवा ठीक नहीं रही, अब पाकिस्तान की हवा आपको चाहिए, क्योंकि इक़्तिदार वहां पर अब नजर आ रहा है। तो ये सब केसेस खत्म होने लग जाएंगे, सब कुछ खत्म होने लग जाएगा, इसीलिए इक़्तिदार में आते हैं, फिर उससे कारोबार आपका फलता फूलता है। आप देखें इमरान खान साहब के दौर में 3.5 साल में बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान में, उस तरह शहबाज खानदान, शरीफ खानदान या दीगर वो सारे ओमनी ग्रुप और फला वो कोई नई फैक्ट्रियां नहीं लगा सके होंगे, नए कुछ इस तरह के काम नहीं कर सके होंगे। अब वो खुल आकर होंगे जितने भी महीने उनके पास हैं, ताकि फिर 2023 में इतना पैसा बनाया जाए कि 2023 के इलेक्शन में लगाकर इलेक्शन जीता जाए। सही, वेरी वेल सेड उसामा गाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर साथ अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून दान थे, उन्होंने भी अपनी राय पेश की और यकीनन उम्मीद करते हैं आने वाला वक्त वर्दा बेहतर होगा। यकीनन इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वक्त आ गया है कि अब ये सियासतदान अपनी छोड़ें मुल्क का की सोचें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिखने में ही नहीं आ रहा। सोचना ये है कि अभी किस तरह से तमाम चीज़ों को, इतना मुल्क का बहरान है, सियासी बहरान चल रहा है, मईशत का बहरान चल रहा है, आने वाली नई हुकूमत किस तरह से इन चीज़ों को देखेगी, किस तरह से इन चीज़ों को सेटल करेगी, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं, एक प्रेडिक्शन ले लेते हैं। उनसा शाह हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और पूछते हैं कि सियासी सूरत हाल जो चल रही है इस बारे में उनके क्या कहना है, उनके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उनसा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं उनसा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। क्या कहेंगी उनसा शाह, क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स आपके? आपने कहा था कि इलेक्शन जल्दी होते हुए नजर आ रहे हैं, वक्त से पहले होते हुए नजर आ रहे हैं, और आपने कहा था खान साहब के कार्ड भी जो हैं बहुत अच्छे निकले थे, लेकिन आपने कुछ वो भी बताया था ना, कुछ 9 ऑफ कप का कार्ड निकला है और टावर का कार्ड निकला है। तो क्या आप कहती हैं अब इस बारे में, अब क्या सूरत हाल है? देखिए मेरे पास तो अभी भी, हालांकि इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी कार्ड्स जो हैं वो उनको फेवर कर रहे हैं। कार्ड तो फेवर करे कि पूरी आवाम उनके साथ है, मेजॉरिटी उनके साथ है, काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं, उनके चाहने वाले बहुत हैं, कम नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से ये कार्ड इस चीज़ को शो तो नहीं कर रहे कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। मैं कार्ड शो करना चाह रही हूँ, तो वॉन्ड्स का कार्ड है इमरान खान साहब के लिए, आज भी पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये किंग का कार्ड बहुत बड़ा कार्ड होता है, एक मजबूत कार्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, बड़ा स्टेबल कार्ड होता है। कौन सा कार्ड है ये? बाती कार्ड होता है बड़ा, इसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बड़ा पैशनेट कार्ड होता है, लीडरशिप कार्ड होता है, एम्बिशियस का कार्ड होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि अभी भी कार्ड्स जो हैं वो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, और उनकी दिन ब दिन जो पोजीशन है वो और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। अच्छा। और उनकी जो फेम है, मकबूलियत है, उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी, जब भी मैं आपके पास आती हूँ तो कप्स के ही कार्ड मेरे पास आते हैं खान साहब के लिए, तो आज भी फिर कप का कार्ड आया। हाँ ये ज़रूर है, 4 ऑफ सोर्ड्स के इस चीज़ से इनको तकलीफ बहुत पहुंची है, जो भी पिछले दिनों जिस चीज़ से वो गुजरे हैं वो उनकी तकलीफ का बहुत बायस बना है,
और मुझे लगता है कि लेकिन उनका जो काम है वो जारी रहेगा, उनका जो मकसद है वो जारी रहेगा। और अच्छा उनसा मुझे ये बताइएगा जो अभी नई हुकूमत आई है इसमें सब लोग एक साथ शामिल हैं, पीपीपी है, नून लीग भी है, तो ये हुकूमत क्या साथ काफ़ी लंबे अरसे तक चल पाएगी? क्योंकि अगर हम माजी में देखें तो कोई अच्छे हमें पास नज़र नहीं आता, इनका कभी लोग इकट्ठे चल नहीं पाए इस तरह से। क्या कहेंगी इस बारे में? अब देखिए मैं कार्ड्स भी शो करती रहती हूँ आपको। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है वो फटों का, लड़ाई झगड़ों का कार्ड होता है, कंफ्यूजन्स का कार्ड होता है, चैलेंजेस। इनकी जो एनर्जी है वो बहुत टेम्परेरी है, यानी कि ये जो इस वक्त एक दूसरे का साथ दे रहे हैं वो बहुत टेम्परेरी बेसिस पर दे रहे हैं। इनके एक दूसरे के साथ जो अख्तलाफात हैं वो जो है वो इस वक्त तो ज़ाती नौयत पर हैं, लेकिन ये आगे खुलकर आवाम के सामने आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो मुश्किलात का दोबारा शिकार हो जाएगा। नजर आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि ये जो अभी जो गवर्नमेंट नहीं आएगी वो जो है वो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई यूनिटी मुझे नजर नहीं आ रही आगे। सही। सारे पॉलिटिकल जो चलें, थैंक यू सो मच उनशा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे उनसा ने जो बात की तलहा, अगर हम ये देखें तो कल भी हमें इजलास में देखने को नज़र आया था कि जब अदम एतमाद की वोटिंग ख़त्म हुई थी उसके बाद एक नारा लगा था जीए भुट्टो, तो फ़ौरन वहीं से एक और नारा लगा जीए नवाज़, और फिर एक अपने अपने तमाम पार्टियों ने नारे लगाना शुरू कर दिए थे। तो जो उनसा ने बात की मैं उस बात से एग्री करूँगी कि यूनिटी अभी भी हमें कहीं दिखने में नज़र आ नहीं रही है। बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो शहबाज शरीफ जब इलेक्शन में गए थे, जब कोर्ट में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। बिलावल भुट्टो जरदारी गए तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ इलेक्शन हो। तो ऑफ कोर्स तजाद है और तजाद बढ़ते जाएंगे। डिफरेंसेस दोनों पार्टीज में शुरू से थी, अभी भी हैं और रहेंगी। हमें याद होना चाहिए कि किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे एक ज़माने में, आज बगलगीर हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कब तक ये दोस्ती बरकरार रहेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यकीनन चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं। ऐसी ही एक दोस्ती थी इमरान खान साहब की भी, जब उन्होंने शादी भी कर ली पर फिर वो उन्हें छोड़ के चली गई और उन्हें बड़ी महंगी पड़ रही है। मैं बात कर रहा हूँ रेहाम खान की। रेहाम खान ने किताब भी लिखी, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए इमरान खान साहब के लिए। गुज़िश्ता रोज़ भी वो असेंबली पहुँच गई, असेंबली में भी उन्होंने वीडियो बनाई है, आपको भी वीडियो दिखाते हैं, फिर उसके ऊपर कमेंट करेंगे। जरा वीडियो देखिए। और गैलरीज भी सारी भरी हैं, पूरी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली भरी हुई है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। लेकिन हाँ जी, फिर कहें क्या किधर है न्याजी, डर गए क्या? वैसे देखा जाए जब से डिवोर्स हुई है रेहाम खान, उसके बाद अब आई है दोबारा पाकिस्तान। नहीं डिवोर्स होने के बाद किताब लिखी है, मीडिया में तो रही है, लेकिन वो पाकिस्तान अब आई है, वो तो करती रही, लेकिन पाकिस्तान अब आई और डायरेक्ट आई भी इजलास में है ये देखने के लिए क्या ये प्रॉपर इस चीज़ से ये शो करती हैं कि ये खान साहब के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। लेकिन देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, इसका एक और एंगल भी है वर्दा, तो आपको देखना बहुत जरूरी है कि वो शेरनी क्यों कह रही थी। वो जानती हैं कि पीटीआई से उनको रिजेक्ट कर दिया है, पीटीआई में उनका कोई फ्यूचर नहीं है, पीटीआई में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो शेर आया करके नून में अपनी जगह बना रही हैं और देखते हैं अब नून वाले उन्हें किस तरह वेलकम करते हैं। लेकिन वो ये वंस बिटन ट्वाइस शाय, पीटीआई तो उनको दोबारा कभी भी जगह नहीं देगा। नून लीग पीपल्स पार्टी उनको जगह दे सकते हैं और कोशिश भी यही कर रही है, यही है कि उन्हें जगह मिल जाए। कोशिश तो वो यही कर रही हैं बिल्कुल। लेकिन अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगर आपको याद हो तो हमारे बचपन में माह रमज़ान में सहरी के वक्त अक्सर एक बाबा आते थे और सहरी के लिए लोगों को जगाते थे, बल्कि अक्सर कुछ इलाकों में अभी भी आते हैं, वो ड्रम्स वगैरह बजा के सहरी के लिए अक्सर औकात हम लोगों को भी जगाते हैं, नात पढ़ते हैं, हम के अशार सुनाते हैं। मगर इस साल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें मौलवी साहब का मखसूस अंदाज में लोगों को सहरी के लिए जगाने का अंदाज है। आपको ये वीडियो दिखाते हैं। उठो उठ के ठंडे पानी के मुंह ते छटे मारो, छट्टे मार के ते सहरी का इंतजाम कर लो। 2:25 हो गए ने ते तकरीबन 1 घंटा ते 5 मिनट बाकी ने। उठो उठ के सहरी का इंतजाम कर लो। रोजे
सहरी का इंतजाम कर लो। ये लोगों को डायरेक्ट मौलवी साहब माइक में कह रहे हैं कि उठो उठो और सहरी का इंतजाम कर लो। आप भी उठो, अभी डालना के दस्तरखान की तरफ बढ़ो। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रहेगा। मुझे वहीं भेजें। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी वेलफेयर फाउंडेशन से जो इतना खूबसूरत काम करती हैं, लोगों की विश पूरी करते हैं। हम सब इस फाउंडेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन हम उनसे उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि थोड़ा सा इस बारे में हमें वो बताएं। तो वेलकम करते हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह से इस मुल्क में मेक अ विश फाउंडेशन के ये बानी हैं और इन्होंने बड़े काम किए हैं, बड़ी ख्वाहिशें पूरी की हैं, बड़ी विशेस कंप्लीट की हैं। और एक नन्हा सा मेहमान भी है हमारे साथ, उससे भी आपको मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, कैसे हैं आप? आपको क्रिकेट खेलने का शौक है और बाबर आजम से आप इंस्पायर्ड हैं। आपको क्या करना अच्छा लगता है, बॉलिंग या बैटिंग? मुझे दोनों में ऑलराउंडर हूं, तो मुझे बॉलिंग करना भी अच्छा लगता है और बैटिंग करना भी। अरे वाह, क्या बात है भाई। जी तो बेग साहब की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इनसे पूछते भी हैं। बेग साहब, जो बीमारी इनको है दैट्स अ काइंड ऑफ आर्थराइटिस। करेक्ट। तो पहले तो मुनीब से पूछ लेते हैं बेग साहब कि उनकी क्या ख्वाहिश है। अपनी विश बताइए कि आप बेग साहब आपकी विश कैसे पूरी करें। विश क्या है आपकी? जी मेरी विश यही है कि मैं पीसीबी से खेलूं और पीसीबी क्रिकेट बोर्ड जो है मैं उसकी तरफ से खेलूं, वहाँ से मैं सीखूं भी और खेलूं भी और आगे भी कामयाब हूँ मैं और बड़े हो गए पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में खेलूं। इस वक्त आप एकेडमी भी जा रहे हो जी, आपकी फिजियोथेरेपी भी हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको मुनीब? मुझे प्रॉब्लम जो आ रही है ना, बस ये है कि मुझे मतलब रनिंग में आती है प्रॉब्लम। ओके जी, और जो है बस रनिंग में ही आती है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब कुछ सही हो गया। सब सही से। फिजियोथेरेपी आप कराने जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं आपको? डॉक्टर सही बोलते हैं कि आप स्पोर्ट्स में लगे हो ना, तो आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी जो है मूवमेंट में, अगर आप स्पोर्ट्स नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी दोबारा उसी स्टेज पे आ सकती है जैसे पहले थी। माशाल्लाह। पहले बुरी स्टेज में थे आप? जी जी, बहुत बुरी वॉक भी नहीं कर पाते थे? नहीं बिल्कुल भी। मैं पहले तो घर में ही रहता था क्योंकि चला ही नहीं आता था मुझसे। मुनीब आपकी एज क्या है? मेरी एज 17 है। 17 है बिल्कुल। माशाल्लाह। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने पढ़ाई सेकेंडरी तक की है। सेकेंडरी तक की है अभी अभी और कर मैं इंशाल्लाह ताला आगे कंटिन्यू। तो आगे क्या आपका करने का इरादा है स्टडीज में? आगे यही है कि मैं कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहता हूँ, आईटी में, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी आईटी में होते हैं। तो आईटी में और मेरा क्रिकेट में भी है और कमर्शियल एड्स में भी आना है। अरे भाई तो बहुत अच्छी बात है इंशाल्लाह। अच्छा, क्रिकेट में आने का कब सोचा आपने? आपको कब शौक हुआ क्रिकेट खेलने में आने का? मुझे शुरू से था शौक, जब मैं छोटा था। बचपन से? बचपन से ही था। अच्छा, तो आप शुरू में बैट उठाते थे, जैसे हमने आपकी वीडियो में देखा, तो आपको प्रॉब्लम होता है पहले बैट उठाने में, बॉलिंग करने में? जी जी बिल्कुल, अभी भी है, मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन पहले ज्यादा थी और वो काफी रिकवर हो चुकी है, काफी हद तक। माशाल्लाह। बेग साहब से आप कौन सी विश का इजहार करेंगे, मुझे बताएं क्या विश है आपकी? मेरी विश यही है कि मैं पीसीबी की तरफ से खेलूं और जाए मैं बाबर आजम सर से मिलूं। इंशाल्लाह बाबर आजम सर से तो हम जल्दी मिला देंगे आपको। लेकिन बेग साहब, आपने ख्वाहिश सुनी, माशाल्लाह से लगता छोटा है, but he's 17 years old and he's very smart, माशाल्लाह। देखें कि बीमारी जो है वो इनके इरादों में हर्डल नहीं है। इनके वालिद साहब से भी मेरी बात हुई है, माशाल्लाह सच ए लवली पर्सन, अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखे हुए हैं, प्लस इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये एक्टिविटीज़ के अंदर फ़िज़िकल हिस्सा लें। और इनकी विश, पहले तो मैं बॉल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुनीब को रेफ़र किया है और आज हमने इनकी विश को पूरी करने का काम शुरू हो गया है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि इनके फेवरेट स्टार से भी इनको मिला दिया जाएगा बाबर आजम से। और दूसरी बात यह है कि मेरे ब्रदर इन लॉ हैं सलीम यूसुफ साहब, तो वो ख़ुद कैंप वैम्प भी कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि स्पेशल इनको जी अटेंशन दी जाए और कुछ इनको गुरबुर सिखाए जाएँ इनको। तो इंशाल्लाह आपकी
विश पूरी हो गई है एंड बी हैप्पी नाउ जनाब। बेग साहब कितनी विशें पूरी की हैं? सबसे बड़ी विश कौन सी थी, सबसे छोटी विश कौन सी थी? सर देखिए, ये मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 60 ममालिक में है, और वो बच्चे जो टर्मिनल इल होते हैं उनकी जो भी एक मोस्ट चेरिश विश होती है उसको पूरा करता है। और हम अपने क़याम से लेके अब तक 15,000 विशेस जो हैं बच्चों की पूरी कर चुके हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद हमारे दरमियान नहीं, मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे कोई हसरत या ख्वाहिश लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए, और दुनिया से रुखसत होती है उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी कि उनकी मोस्ट चेरिश विश जो थी वो पूरी हुई। अच्छा, बड़ी विशेस तो जी इतनी बड़ी बड़ी विशेस आई कि कुछ अरसे पहले एक बच्चे की विश थी कि मैं WWE का जो चैम्पियन है जॉन सेना, अच्छा हाँ जी, तो डेट वाज डिफ़िकल्ट कि उसको अमेरिका लेके गए। मगर द बेस्ट पार्ट फिर मलाला यूसुफजई से मिलने की थी, आर्मी चीफ से मिलने की थी जी। और अभी कुछ अरसे पहले एक बच्चे की थी कि आई वांट टू विजिट ए सबमरीन, हालांकि सबमरीन पे इजाज़त नहीं देते वो भी ऑगस्टा सबमरीन जी, मगर नेवी वाल वेरी कोऑपरेटिव जी। और इसके अलावा टू हैव समथिंग टू विजिट, टू बी अ पायलट, बहुत सारी विशेज़ आती हैं जी। मतलब मगर देखिए ये क्या हो रहा है कि हमें ये बताया जाता है कि जब हम इन बच्चों की विशेज़ को पूरा करते हैं तो इनमें अपनी बीमारी से फाइट करने का भी एक जज्बा पैदा होता है। कुछ अर्से पहले 3 बच्चे जनाब सलमान खान से मिलने भी गए थे जनाब वहाँ पे, और वो इतना हमारे बच्चों से मिलके खुश हुआ था। उसने कहा था कि इश्ताक साहब, हालात अगर सही होते हैं तो आपको बच्चों की लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आके उन बच्चों से मिला करूँगा। तो देखिए, हकीम लुकमान से किसी ने एक बार पूछा कि दुनिया की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन क्या है, तो उसने कहा है कि दुनिया की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो है वो मोहब्बत और प्यार है। और पूछने वाले ने ये कहा कि अगर सपोज़ उससे बेहतरी नहीं आए तो हकीम लुकमान ने कहा कि उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दें प्यार और मोहब्बत की। तो मेक ए विश भी जब इन बच्चों से मिलते हैं हम जी, तो इन लोगों की खुशी देते हैं, इनको प्यार देते हैं, इनको मोहब्बत देते हैं। और आप यकीन करें कि कई बच्चे ऐसे थे कि जब विश से पहले वो गिव अप कर चुके थे, तवज्जो नहीं दे रहे थे, फ़ाइट नहीं कर रहे थे, मगर जब उनको प्यार मिला, मोहब्बत मिली, माशरे ने उनसे प्यार किया, तो अपनी बीमारी से लड़ने का जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ है जी। माशाल्लाह। और आपका जो ग्रुप है सर, आपके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में सारे बड़े बड़े लोग हैं, आपके भाई भी हैं, इख्तियार बेग साहब, इश्तियाक बेग साहब, SM मुनीर साहब, यासीन मलिक साहब, जस्टिस अशरफ साहब, पीरजादा कासिम, रीमा खान, नाइला, अशरफ सलीम यूसुफ, बड़े बड़े लोग आपके इस वक्त बोर्ड में हैं, और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि 1000 ख्वाहिशें ऐसी और हर ख्वाहिश पे दम निकले, और आप पाकिस्तान के बच्चों की ख्वाहिशें पूरे करें। लेकिन सर ख्वाहिशें बहुत सारी हैं, आप तक चैनल किस तरह हो, किस तरह वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, बोल की स्क्रीन पर, उनके सामने कोई बच्चा है जिसकी ख्वाहिश आप तक पहुंचाना चाहें, हाउ डू दे डू इट? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारी विजिट करें, वेबसाइट है www.makeawish.org.pk, और एक तो उसमें यह है कि हमारे पास एक लिस्ट उसमें मौजूद है उन बच्चों की जो अपनी ख्वाहिशात का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप किसी विश को अडॉप्ट करना चाहते हैं, आपको टच करती है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट करें, किसी ऐसे बच्चे को आप जानते हैं, जैसे बोल ने जब मुनीब को रेफ़र किया है तो हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनके विश को डिग आउट करते हैं। तो इसमें तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इसका तो माइंड बड़ा सेट था। अदरवाइज जब बच्चों के साथ हम बैठते हैं तो उनसे जी के डिग आउट करना डेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आज अभी मैं आपसे पूछ लूँ आपकी विश क्या है सबसे चेरिश, तो आप भी थोड़ी सी देर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसकी। मगर जी जो खुशी इन बच्चों को मिलती है, इनके वालिदैन को मिलती है, और कभी कभार तो इतनी छोटी विशेज़ आती हैं कि अनबिलीवेबल। कुछ अर्से पहले एक बच्चे की विश आई, मुझे डॉल एंड डॉल हाउस चाहिए, और हमारे मुल्क में इतनी डिस्पैरिटी है कि कुछ कमरे जो हैं वो डॉल से भरे हुए हैं और किसी जगह, और जब उस बच्चे की विश पूरी की तो उसके वालिद रोने लगे कि अब एवरी मॉर्निंग सुबह ये मुझसे जिक्र करती थी कि मेरी अपनी डॉल होनी चाहिए एंड आई कुड नॉट अफोर्ड। और एक बच्ची का आप लोगों ने पूरा रूम भी पूरा डॉल हाँ जी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि उसने डिज्नी थीम की हमसे की थी, और डेट वाज नॉट एन ईजी थिंग। उसके लिए डिज्नी से परमिशन ली गई जनाब, पूरा उसका नया रूम बनाया गया, और वो रूम इतना खूबसूरत था कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा जी हमारा दिल चाह रहा है हम इस रूम में आ जाएं। उसके अलावा जी कई बच्चे हैं उम्रा करने गए हैं, तो बहुत सारी विशेष जी हमने। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, फाउंडर ऑफ मेक अ विश फाउंडेशन, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतनी खूबसूरत तंजीम बनाई और इतना प्यारा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। लेकिन मुनीब ये बताओ कि अब ख्वाहिशें तो सारी पूरी हो गई हैं, तैयारी पूरी है तुम्हारी? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ तुम कंटिन्यूसली अपनी उंगलियों के साथ खेलते रहते हो, उंगलियों पे सनी प्लास भी लगाया। ये क्या चोट लगी है तुम्हें? जी चोट लगी। उंगलियों से क्यों खेलते रहते हो ऐसे? ऐसे और कोई ख्वाहिश जो
चाहते हो कि वो भी पूरी हो जाए तो ये बड़ा अच्छा मौका है, 2-3 ख्वाहिशें कर दो, सब पूरी हो जाएंगी। और मेरी ख्वाहिश यही है कि सर से भाई मेरे भाई हैं उनकी ग्राफिक डिजाइनर में जॉब हो जाए बस। इंशाल्लाह चलिए वो भी हो गई। इत्तेफाक से हमारे ग्रुप जो है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का इंतज़ार कर रहा था, बल्कि मेक ए विश में हमें एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है। तो आपको मैंने जो कार्ड दिया है, अब बेटा 2 से ज़्यादा विश नहीं होंगे, हम लोग एक विश होती है, विशेष नहीं है। मुनीब कुछ कहना चाहोगे उन सारे बच्चों को जो अपनी बीमारी को कमजोरी बना के आगे नहीं बढ़ते? बस यही कहूँगा कि कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात से ना मायूस नहीं हो, हमेशा अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनाते हैं, हिम्मत खुद ही आती है। और अपने आप को जो बीमारी है उसको कमजोरी नहीं, अपनी मजबूती बनाएं और उससे आगे बढ़ें। माशाल्लाह, क्या बात है, वेरी गुड। मुनीब की बातें सुन के मेरे अंदर भी जज्बा आ गया, मुझे भी हिम्मत मिल गई है, मुझे भी जोश मिल गया। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर बीमार बच्चे को यही जज्बा दे, ना उम्मीदी कुफर है, ना उम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी। थैंक यू मुनीब, आपके आने का थैंक यू सो मच। माय प्लेजर जी, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बोल ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है मेक ए विश में, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला जी। तो आगे बढ़ते हैं। राइट, कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, लेकिन जमाना बदला और अब ये कहावत भी बदल गई है, क्योंकि सिर्फ मर्द ही नहीं, हमारी खवातीन भी किसी मैदान में किसी से पीछे नहीं। फख्र पाकिस्तान और कौमी क्रिकेट बोर्ड की पहली वुमेन अंपायर हुमैरा फरा अब तक 150 से ज्यादा मैचेस में अपनी जिम्मेदारी अदा कर चुकी हैं। वर्दा, क्या बात है, देखें ना कि खवातीन अब किसी भी कहते हैं मैदान में पीछे नहीं रही हैं। आज तो एक के बाद एक ऐसे ऐसे लोगों से हमारे प्रोड्यूसर साहब मिलवा रहे हैं कि मैं इम्प्रेस पे इम्प्रेस हुए चले जा रहा हूँ। पहले मुनीब, अब हुमैरा फरा। वाओ, पाकिस्तान की पहली खातून अंपायर। यकीनन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पाकिस्तान में बड़ा काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया के उन ममालिक में से हैं जो कि अपनी खवातीन को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पीछे नहीं धकेलते, अंधेरों में नहीं डालते, हम उन्हें पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि हमारी बेटियां, बहनें और माएँ किसी से कम नहीं है। मर्द और औरत हमारी सोसाइटी में बराबर हैं, चाहे कोई भी करियर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कोई एथलीट हो, कोई डिफ़िकल्ट काम हो, कोई टेक्निकल काम हो, हमारी खवातीन किसी से कम नहीं है। राइट, और अब शायद मेरे ख्याल से फरा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। राइट, फरा मुझे बताइए, हु वाज योर इंस्पिरेशन, हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर? यकीनन मुझे शक हो रहा है कि आपकी वालिदा का बहुत बड़ा रोल होगा फरा। जी अस्सलाम वालेकुम तलहा, थैंक यू वेरी मच, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने एज अ गेस्ट इनवाइट किया। तो आपने पूछा कि मैं किस तरह से इस फील्ड में आई और क्या इंस्पिरेशन थी मुझे। एक्चुअली शुरू से बचपन से ही मुझे शौक़ था खेल कूद, भाग दौड़, शरारत करने का, और लेकिन कोई खातिर ख्वाह कोई घर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। लेकिन जो ही स्कूल जाना और स्कूल से घर आना तो सारे लड़कों वाले शौक़ थे। जब मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ थी और अपॉर्चुनिटीज़ थी खेलों की, और फिर मैंने अपनी सारी कसर बचपन की निकाली कॉलेज और यूनिवर्सिटी टाइम में, और मैंने कोई गेम नहीं छोड़ी जो ना खेली हो, जिनमें और इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले किया मेरे बड़े भाई ने भी और मेरी मदर ने भी, कि जिन्होंने कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर मेरे बचपन से लेके जवान होने तक किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी उनकी इस लिबर्टी या जो भी उन्होंने मुझे आज़ादी दी उसको मैंने गलत इस्तेमाल नहीं किया, और उस ना की सीट के ऊपर अगर खेलने गई हूँ तो खेली हूँ, अगर कोई कैंप अटेंड करने गई हूँ या कोई चैम्पियनशिप है कहीं लाहौर से बाहर गई हूँ तो दीवाना वार मैंने खेला है, और मैंने ना दिन देखी है ना रात देखी है, पढ़ाई को पसे पुश डाल दिया है, लेकिन खेल को मैंने आगे रखा। और यही वजह है कि मैं आज अपनी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से आज भी अपने इस कैरियर को परसू कर रही हूँ, और इस वक्त मैं पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल माशाल्लाह हम बड़े प्राउडली ये कह रहे हैं कि आप पहली फीमेल एम्पायर। फरा मुझे ये बताइएगा, आपने जो ग्रीन जैकेट पहनी हुई है, मुझे भी बड़ा स्पोर्ट्स का शौक रहा है, एथलीट रहा हूँ, और हमेशा से हर एथलीट की ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँ, ये ग्रीन जैकेट पहनूँ जिस पे ये सितारा बना हुआ हो, पाकिस्तान लिखा हो। जब आपने पहली बार ये जैकेट पहनी तो कैसा लगा था आपको? पहली दफ़ा जब घर में पहनी तो एक्चुअली पीसीबी कोरियर कर देता है हर साल हम लोगों को तमाम
जो अंपायर्स होती हैं। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने पहना तो मैंने ड्रेसिंग टेबल के आगे जाके देखा और मैंने अपनी सेल्फ़ी ली और मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं दूसरों को देखती थी और जब मुझे ये कलर मिला पाकिस्तान का तो मैंने बड़ा प्राउड फील किया और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा और ये ग्रीन कलर मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी लड़कियां आपके पास आई फरा और कहा कि हम भी वही करना चाहती हैं जो आप कर रही हैं, और कितनी लड़कियों को आपने प्रमोट किया, मोटिवेट किया कि आप आएँ आगे? कि एज अ प्लेयर तो पाकिस्तान वुमेन टीम में मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स और प्लेयर्स पाकिस्तान खेल चुकी हैं जो अभी भी खेल रही हैं, जिनमें अभी रिसेंट जो अभी सिद्रा नवाज़ हैं वो भी मेरी स्टूडेंट थी और वो खेल रही हैं, और बहुत सी लड़कियां पाकिस्तान ए और पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी हुई हैं। और लेकिन एज अ वुमेन अंपायर के हवाले से अंपायरिंग के कैरियर में शायद एक आध ही प्लेयर आई है मुझसे इंस्पायर होके, और लेकिन पूछते बहुत लोग हैं, लेकिन ये फील्ड काफ़ी टफ़ है, बड़ी मेहनत वाली है, पढ़ने पढ़ाने वाली है और फिज़िकली फ़िट होने वाली है, और ग्राउंड में बड़ा कॉन्फिडेंस और नर्व के ऊपर अपना कंट्रोल रखने वाली गेम है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा, आप स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं, तो उसमें कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको? जी बिल्कुल करना पड़ता है, लेकिन इंसान जो है कामयाब तभी होता है कि जब हर किस्म की जो प्रॉब्लम्स उसको आती है। एक देखिए जो हाउस वाइफ है उसे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, एक जो खातून है जो बाहर जाती है उसको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब मैंने 28 to 30 ईयर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर काम किया है, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन उन तमाम प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई हल है। अगर इन प्रॉब्लम्स को देखें तो फिर तो मेरा ख्याल है ख़वातीन घर की होके रह जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बचपन से लेके अब तक तमाम अपने जो भी दाएं बाएं, जैसे क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया और मुझे हर जगह पे उन्होंने सपोर्ट किया। और लेजेंड लीग जो अभी रिसेंटली मैं अम्मान में करके आई हूँ, उसमें भी उन्होंने लेजेंड लीग जो मैनेजमेंट थी उन्होंने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि उसने तमाम राइट, वी आर सो हैप्पी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, लेजेंड लीग हो, सब ने आपको सपोर्ट किया, प्रमोट किया, एंड वी आर सो हैप्पी जैसी खवातीन मुल्क में पैदा हो रही हैं, आगे आ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, खेल के मैदान में अपना लोहा मनवा रही हैं, और फर्स्ट वुमेन एम्पायर ऑफ पाकिस्तान। वी आर सो प्राउड ऑफ यू फरा, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप और तरक्की करें। वर्दा जैसे कि आप देख चुके हैं जा चुकी हैं दस्तरखान की जानिब, डालडा के दस्तरखान की जानिब। यहाँ लेंगे हम एक ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद वर्दा होंगी डालडा के दस्तरखान में, पकाएंगी बड़ी मजे मजे की चीजें। देखते रहिए दुनिया बोल है। दुनिया बोल है हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और यकीनन रमज़ान का खूबसूरत महीना है और हम बात करेंगे दीन की भी। मेरे साथ दो बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, आलिम दीन है डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी हैं, साथ साथ नात खां हैं मेरे साथ मोहम्मद मुसब अली हुसैनी साहब, और वर्दा जो है वो मुझे सेट से छोड़ के जा चुकी हैं क्योंकि वो डालडा के दस्तरखान पर पहुंच जाती हैं और फिर कुछ पकाने की तैयारी करती हैं। यकीनन रमज़ान का वो महीना है जिसमें हम सब सब्र का मुजाहरा करते हैं, अपनी नफ्स को कंट्रोल में करते हैं, और हमेशा पूरा साल हम अपने जिस्म को खाना खिलाते रहते हैं, लेकिन रमज़ान में हम अपनी रूह की ग़िज़ा पूरी करते हैं, और रूह की ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। अगर रूह की ग़िज़ा पूरी ना हुई तो काम नहीं होगा। आप खुद सोचिए कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिल का जिक्र बार बार करता है, दिमाग का जिक्र नहीं आता। कल्ब कुलूब, दिल पत्थर हो गए, फिर उनसे आबशार फूट पड़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है इन रोज़ों में कि हम अपने कल्ब पे मेहनत करें, अपने दिल पे मेहनत करें। हम दिमाग पे मेहनत करने के लिए स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस मुबारक महीने में हम अपने दिल पर मेहनत करें, और इस दिल के ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे मुफ्ती साहब से भी। लेकिन पहले चलते हैं वर्दा के पास जो कि मौजूद हैं डालडा के दस्तरखान पे। उम्मीद करते हैं बड़ी कोई टेस्टी चीज़ बनाने वाली हैं, डिलिशियस। ओवर टू यू वर्दा। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। डालडा।
थैंक यू तलहा, और आपको एक बार फिर से वेलकम कहते हैं डालडा के दस्तरखान में। और मेरे साथ हैं आज सहरिश जी, और मैं वर्दा से पूछने वाली हूँ कि आज वो मेरे लिए अफ्तार में क्या बना रही है। ये सबकी यही होती है कि मेरे लिए क्या बना रही है। सहरिश कह रही है मेरे लिए क्या बना रही है, पीसीआर से आती है हमारे लिए क्या बन रहा है, तलहा वेट कर रहे होते हैं डेली के वर्दा मेरे लिए आज कुछ लेके आएंगे, तो बनाती मैं सबके लिए हूँ। फिर उसके बाद सब मिल बांट के खाते हैं, हम खूब इंजॉय करते हैं। तो यार अफ्तार में जो है ना ज़्यादातर चाट और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, दही बड़े बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट स्टाइल की बना रही हूँ आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की चाट, ये आपने पहली दफ़ा सुना होगा, क्योंकि मैंने भी पहली दफ़ा सुना है। आलू टिक्की चाट अगर आपने पहली दफ़ा सुना है, मैं बना भी रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, रेसिपी कार्ड भी चल जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन रेसिपी बहुत मज़े की है, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसके रिजल्ट जो हैं बहुत अमेजिंग आने वाले हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर लेते हैं, हम स्टोव ऑन कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पे मैश्ड आलू है मेरे पास, मैंने इसको उबाल के मैश कर लिया है। 2 अदद बड़े आलू थे मेरे पास, साथ में आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे उबले हुए मटर भी हैं। यहाँ पे आप फ्रोज़न मटर्स भी ले सकते हैं। अच्छा, चने की दाल भी मेरे पास यहाँ पे उबली हुई है, ये भी मैंने रखी हुई है। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, उसकी चाट कैसे बनेगी ये वर्दा बताएंगी कैसे बनेगी। अच्छा, वैसे ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप प्रिजर्व भी कर सकते हो, आपको फौरी एकदम तैयार नहीं करना पड़ेगा, आपने फ्रिज में भी रखी होंगी तो चल जाएगा काम। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप मुझे एक मिक्सिंग बोल दे दीजिए पहले, ताकि मैं चीज़ें आपको मिक्स करके दिखा दूँ, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली पैन गर्म करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, एक मिक्सिंग बोल ले लीजिए आप, उसमें जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ, क्योंकि आलू टिक्की चाट बेसिकली बनेगी स्टफिंग से, आलू ऊपर से होंगे उसमें और उसके अंदर जो है हम स्टफिंग करेंगे। अच्छा, उसकी चाट बनेगी। और इसमें जो खास काम है वो है स्टफिंग का बाहर ना निकलना। स्टफिंग नहीं, स्टफिंग थोड़ी सी बाहर, आप जब उसको एक बनाएंगे कबाब की तरह, टिक्की की तरह बनाएंगे, उसको प्रेस करेंगे तो थोड़ी सी अगर वो निकल भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो नहीं ना? नहीं, वो बहुत क्रिस्पी सी होगी। क्योंकि अभी आप देखिए मैं क्या करूँगी, मुझे टेबल स्पून पास कीजिएगा और टीस्पून। अच्छा, यहाँ पे आप 1 कप बॉयल दाल ले लीजिए, जितनी आपको क्वान्टिटी बनानी है उस हिसाब से ले लीजिए। मैं थोड़ा कम करूँगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है यहाँ पे मेरे पास। अच्छा, इसको मैं कम कर लेती हूँ। जितनी आपने रेशो बनाने हैं, जिस तरह के जितने ज़्यादा आपने बनानी है, टिक्की चाट बनानी है, उस हिसाब से आप फिलिंग बना लीजिए और उसी हिसाब से आप दाल ले लीजिए। ये यहाँ पे 1 कप बड़ा वाला था, मैं यहाँ पे तकरीबन ½ कप ले लेती हूँ। ये दाल ले ली मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं से बाकी चीज़ें भी ऐड करूँगी। अच्छा, मतलब मैंने जब ट्राई किया घर में इसी तरह का एक स्टफिंग वाले जिसे कहते हैं ना कबाब, तो मेरे से हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि जब मैं उसको फ्राई करने लगती हूँ तो वो टूट जाती है। नहीं, क्यों? अरे अभी तो हम स्टफ दही बड़े भी बनाते हैं। स्टफ दही बड़े इतने मज़े के बनते हैं, वो क्यों टूटती है आपकी? वो मैं जब उसमें स्टफिंग करती हूँ ना, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब लगा के उसको मैं फ्राई करती हूँ। हाँ। लेकिन फ्राइंग के दौरान वो टूट जाती है, या तो उसमें सॉस ज़्यादा डल जाती है। हाँ। उसको ड्राई होना चाहिए, थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए। आप इसमें कुछ करती होंगी। अच्छा, 1/4 कप मटर मैं डाल रही हूँ उसमें उबले हुए, ये ऐड किया इसमें मैंने। ये चीज़ें मैं वहाँ रखती हूँ ताकि जगह भी साफ़ होती रहे। अच्छा, इसको स्पून की बैक की मदद से आप हल्का सा प्रेस करेंगी ना, तो ये देखें ये सारे मैश हो जाएंगे, वरना आप अपने हाथों की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं ताकि ये ईजीली आलूओं के अंदर स्टफ्ड हो जाए। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, ये देखिए। अच्छा, मसालों के लिए मेरे पास है यहाँ पे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये जाएगा इसमें। ½ टीस्पून नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका। अच्छा, चने की दाल बॉईल करने के लिए भी मैंने इसमें दाल में नमक डाला था बॉईल करते हुए, तो नमक बहुत तेज़ ना हो जाए, तो इसलिए आप नमक अपने हिसाब से डालिएगा। एक अच्छा सा कलर ऐड करने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, एक अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें। ठीक है जी, ये डाला मैंने। ये उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है आमचूर पाउडर, ये डालेंगे इसमें, एक हल्की सी खटास आएगी मज़ेदार सी। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। बहुत चटपटी सी ये टिक्की चाट बनने वाली है, मुझे मसाले देख के अंदाज़ा हो रहा है। और मज़े की बात ये कि अब इसको हम अफ्तार के वक्त हमें बहुत जल्दी होती है कि फटाफट चीज़ें रेडी हो जाएं और हम लोग फ़ौरन से टेबल लगा दें, तो ये अगर हमने पहले से बना के रखी होगी वर्दा तो आसानी हो जाएगी काफ़ी। बिल्कुल, आप देखिए ना, मटर आजकल फ्रोज़न मिल जाते हैं, सबके घरों में होते ही हैं। फ्रोज़न मटर ले लें, दाल आप उबाल के रख लीजिए, और ये देखिए इस तरह से मसाले आपने करके इसको आपने मिक्स कर लिया, ये देखें इस तरह से। सही है। अच्छा, अगर ग्लव्स है मेरे पास, यहाँ पर मुझे ग्लव्स मिल जाए तो मैं 2 मिनट में इसको अभी फ़ौरन बहुत आसानी से ये हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप इसको स्पून की बैक की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये देखिए इस तरह से, और प्रॉपर इसको आप मिक्स कर लें। चलें जी, ये देखिए इस तरह से कर लेते हैं।
और अब मैं थोड़ी सी मेहनत करवाऊंगी सहरिश से भी जब तक मैं दूसरी उसकी तरफ जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास है आलू, 2 अदद उबले हुए मैश्ड आलू ले लिए मैंने यहाँ पे। अच्छा इसकी मुझे एक बोल चाहिए होगा, इसकी मिक्सिंग के लिए भी वहाँ पे है, नीचे है। आप मुझे ये दे दीजिए नीचे ग्लास का जो ग्लास का बड़ा वाला बोल है ना, चलिए बोल है वहाँ पे हमारे पास मिक्सिंग, तो प्लीज़ मुझे ला दीजिए। अगर यहाँ पे अगर बोल है हमारे पास तो एक इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, इस फिलिंग को मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, इस बड़े बोल में इसको इसमें डाल देते हैं हम। ये देखें, चलें जी इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर इसी बोल में मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ रिमेनिंग। चलें जी ऐसे कर लिया, ये देखिए ये इसमें हमने ट्रांसफ़र कर लिया। और क्योंकि आलूओं के लिए मुझे बड़ा चाहिए बोल, ताकि फिर इसमें भी हम बाकी मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि वरना क्या होगा स्टफिंग हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा चटपटी हो जाएगी, आलू ऊपर से हमारे इतने चटपटे नहीं होंगे। अब मैं पैन गरम कर रही हूँ यहाँ पे और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालूँगी। ये लीजिए, मैं इसमें ऐड करूँगी डालडा का पॉमेज़ ऑलिव ऑयल। ये फ्रेशली स्पेन से इंपोर्ट किया जाता है डायरेक्ट, और इसके स्मोकिंग पॉइंट इतना हाई है कि इसमें इजीली आप कुकिंग कर सकते हैं। अच्छा। वरना अमूमन हमें मसला ये होता है कि ऑलिव ऑयल में कुकिंग कैसे करें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप सिर्फ ड्रिजलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं सैलेड्स के ऊपर। हाँ, बिल्कुल आप पॉमेज़ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें कुकिंग के लिए, लेकिन डालडा पॉमेज़ ऑलिव ऑयल का, ताकि आप आसानी से इसकी कुकिंग इसमें कर सकते हैं। चलें जी ये आलू मैंने डाल दिए इसमें, ठीक है। इसमें भी थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। अच्छा ये वाला प्रॉब्लम वैसे काफ़ी लोगों को होता है, जो लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं उनको यही परेशानी रहती है, क्योंकि हम लोगों के पाकिस्तानी खाने ऐसे होते हैं कि उनको हाई फ्लेम पर भून के पकाया जाता है, और ऑलिव ऑयल में ज़्यादा भूनना जो है वो उसके न्यूट्रिशन ख़त्म कर देता है जी। तो इसलिए आप पॉमेज़ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए डालडा के, ताकि आप आसानी से इसमें कुकिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसमें डीप फ्राइंग भी कर सकते हैं जी। चलें जी, और डालडा का भरोसा तो पिछले 80 साल से ज़्यादा है। हमारी नानी दादी के ज़माने से हम देखते आ रहे हैं, हम डालडा खा रहे हैं, बना भी रहे हैं, डालडा में खाने बनते हैं हमारे, तो हमारा भरोसा डालडा की तरफ है। और फिर वो कहते हैं कि जहाँ ममता वहाँ डालडा। तो हम सब माएँ चाहती हैं कि हमारे बच्चों की नशोनुमा के लिए, अच्छी सेहत के लिए हम वो ऑयल इस्तेमाल करें जो सेहत के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल। और आजकल वैसे भी इतने ऑयल्स मार्केट में आ चुके हैं कि ये सोचना पड़ता है कि कोई बता दे, फीडबैक दे दे कि अच्छा ऑयल कौन सा है। बता रही हूँ ना, डालडा इज द बेस्ट। अच्छा अब इसमें मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। अच्छा थोड़ा सा मैंने मसालों को हल्का सौते करके, थोड़ा सा जो मसालों का कच्चापन है आलू के अंदर से वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे चावल का आटा है मेरे पास 2 टेबलस्पून ये जाएगा, सही है। ये डाल दिया हमने, और इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको मैं बोल में निकाल लूँगी। वो जो बोल दिया है फ्लेम, आई थिंक मैंने फ्लेम बंद कर दिया जी, मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। चलें जी, अब इसमें मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जी, और मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी। सही, चलें जी, ग्लव्स भी आ गए हैं। अच्छा मैंने आलू रखवाए थे वहाँ पे बॉइल्ड, और मुझे वो भी दे दीजिए। थैंक यू। यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं तो मैं साइड पे रखवा रही होती हूँ वहाँ पे। सही। उबले हुए आलू मैंने रखवाए थे, मुझे वो भी दे दें। चलें ये देखिए इस तरह से अब इससे हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा डालने का मकसद ये है ताकि इसमें थोड़ी सी एक बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। वही बात जो मैंने कही थी हाँ, कि वो फटेंगे नहीं। ये देखें इस तरह से। अक्सर हम इस तरह की ये जो टिक्कियाँ होती हैं उनमें सॉसेस यूज़ कर रहे होते हैं, और उससे फिर वो नरम हो जाता है जो आपका स्टफ होता है। मुझे ना अपनी असली उसमें आना ही पड़ेगा। मैंने अपनी घड़ी बड़ी उतार के अब बस हो गया। चलें जी, चलें इस तरह से। ये देखिए आप देख सकते हैं शेप होल्ड कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। सही है। अब इसी तरीके से मैं दाल और मटर को भी मिक्स इस तरह से हाथ से बिल्कुल मैश कर लूँगी। सही है। मुझे तो अभी से लग रहा है कि बहुत मज़े की ये टिक्की चाट बनने वाली है। अच्छा, अगर दाल आपने बिल्कुल ड्राई कर लेनी है बॉईल करके, अगर ड्राई ना हो तो इसमें भी आप थोड़ा सा चावल का आटा ऐड कर सकती हैं। चावल के आटे में कोई फ्लेवर नहीं होता, लेकिन उसमें जो ये नमी होती है पानी की या दाल की या मटर की, अगर नमी आ रही है जिसकी वजह से वो अगर बाइंडिंग उसकी नहीं सही हो रही तो वो उसको सोक कर लेता है। अच्छा, कुछ लोग कोफ्ते जब बनाते हैं तो उनमें भी चावल का आटा यूज़ करते हैं। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। कोफ्तों में नहीं, शामी कबाब में करते हैं। अच्छा, उसमें क्रिस्प आता है। कोफ्तों में मैंने नहीं सुना।
कोफ्तों में नहीं डालते। कोफ्तों को सॉफ्ट रखने के लिए एक टिप है, उसमें आप प्याज का पेस्ट इस्तेमाल कीजिए। कोफ्ते जो टूट जाते हैं ना, नहीं कोफ्ते नहीं टूटेंगे। कोफ्ते टूटने की वजह ये होती है कि कोफ्ते में जब आप उसको डालते हैं ग्रेवी में तो उसमें आप चम्मच चलाना शुरू कर दें। ओके। जब आप चम्मच चलाना शुरू कर देते हैं तो कोफ्ते फौरन टूट जाते हैं। ओके ओके। ये देखिए मैंने इस तरह से एक बॉल बनाई है आलू, जो हमने आलू का बैटर बनाया था उसकी। इस तरह से अब इसमें मैं ये स्टफिंग करूँगी। ये देखिए सहरिश आप लेके आ सकती हैं, कोई मसला नहीं कोई बात नहीं। ये देखिए इस तरह से आलू की आपने एक छोटी सी बॉल बनानी है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मैश करके, मैशर की मदद से अगर आप मैश करेंगे तो बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बन गई और इसको मैंने सेंटर में रख दिया। जब तक आप इसको फ्राइंग पैन को गर्म पे लगा लेंगी सहरिश। और ये देखिए इस तरह से हमने जैसे कबाब हम बंद करते हैं ना, इसको हमने बंद करके ये पॉमिस वाला ऑयल ही डालेंगे। इसमें आप डालडा कुकिंग ऑयल ऐड कीजिए क्योंकि हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, हमें शैलो फ्राई करना है इसको और थोड़ा सा क्रिस्पी भी रहे। ये देखिए ये हमने इसको इस तरह से बॉल बनाई और देखिए सहरिश जो है वो डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हैं फ्राइंग करने के लिए। बस इतना काफ़ी है। फ्राइंग पैन में डालडा कुकिंग ऑयल डाला, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 80 साल से ज़्यादा पुराना भरोसा है हमारा डालडा पे और डालडा एक बहुत ही बेहतरीन और मयारी कुकिंग ऑयल है। ये देखिए इस तरह से हमने इसी टिक्की बना ली। ज़बरदस्त। अब इसको कहीं एग में करेंगे? नहीं एग में नहीं करेंगे, हम चाट बना रहे हैं तो इसको हम एग में नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको प्रेस किया, ये टिक्की की शेप ले लेगा। अच्छा इट्स अप टू यू कि आपने कितना बड़ा बनाना है। तो मैं इतना बड़ा बना रही हूँ जितना कि एक सर्विंग के लिए काफ़ी है। अगर आपको और चाहिए तो आप और बनाएं, इससे बड़े नहीं बनाएं। ये देखिए हल्के हाथ से इसको प्रेस कीजिए। स्टफिंग निकली बाहर सहरिश, स्टफिंग निकली बाहर। मैं सहरिश को ना बच्चों की तरह सिखा रही हूँ। सहरिश देखो स्टफिंग निकली बाहर। नहीं बिल्कुल नहीं निकली और मैं सीख रही हूँ। सीखना अच्छी बात है। चलें अच्छा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसको फिर हम इसको प्लेट में रख लेते हैं। पीछे है ना यहाँ पे इसको रख लेते हैं और जैसे ही गर्म हो दूसरे में और बना लेती हूँ। कितने बनाऊँ जितने यहाँ पे बन सकते हैं हमारे फिर जितने भी आलू हैं। अच्छा ये देखिए वो कम पड़ जाएंगे। मैं यही बोलूँ कितने में बनाऊँ, जितने बनाऊँ कम पड़ जाएंगे। अच्छा ये देखिए मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ कैमरे में। आप ये देख रहे हैं कितनी आसानी से ये शेप होल्ड कर रहा है। शॉट ले लें मेरा, दिखाएं क्लोज दिखाएं। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स देखें। ये देखें कितनी आसानी से जो शेप में दे रही हूँ इसको ये शेप होल्ड कर रहा है। सिर्फ रीज़न इसका ये है कि आलू बहुत मेरे ठंडे हो गए थे, बॉईल किए हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने इसको हल्का सा गर्म किया और इसमें कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा ऐड किया, जिसकी वजह से ये इजीली आपकी शेप जो है, कोई भी आप इसको शेप देंगे वो शेप होल्ड कर लेगा। जैसे आप कह रही थी भुरभुरा होके टूटेगा फटेगा, वो नहीं होगा। ये रहा, ये दोबारा से मेरी स्टफिंग मैं ये इसमें स्टफ कर रही हूँ। इसकी स्टफिंग भी बाहर नहीं निकल रही, नजर नहीं आ रही। नहीं निकलेगी। ये देखिए ये आपने स्टफिंग की और फिर दोबारा जैसे इसको हम बंद करते हैं, जैसे आप पेड़ा बनाते हैं नॉर्मली अमूमन, इस तरह से आप ये बन रहे हैं। अच्छा ये कराची की बनिस्बत आलू टिक्की लाहौर में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, तो पंजाब साइड पे खाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। तो खैर रेसिपीज़ हम जब लाते हैं, हमारे पूरे मुल्क भर की रेसिपीज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। और इफ्तार का टाइम पे हम डेली चाहते हैं अक्सर, सारे ये तो होता है ना कि कुछ नया बनाया जाए, 10-12 दिन खा के, मतलब वैरायटी होनी चाहिए। सी बात है, फास्टिंग में काफ़ी टाइम इंतजार के बाद जब आपको खाना मिलता है और टेबल पूरी सजी होती है तो खुशी की इंतहा दुगनी हो जाती है। अच्छा जितना आप इसको पतला बनाएंगे, बहुत मोटा नहीं बनाना आपने, जितना पतला पतला आप इसको बनाएंगे ना कि उतनी क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए मैंने बिल्कुल इसको फ्लैट कर दिया, आप थिकनेस चेक कर सकते हैं इसकी। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसको ऑयल में डाल देंगे डायरेक्ट। और ये देखिए सहरिश इसको फ्राई करेंगी। मैं 4-6 और बना लेती हूँ, 4-5 जल्दी जल्दी बन जाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे। ये देखिए इस तरह से बनाना सिखा दिया मैंने आपको। अच्छा बहुत एकदम से सबसे बड़ी मिस्टेक ये जब हमें डालते ही चम्मच से हमने पीछे धक्का देना शुरू करे तो टूट जाएगा। वो कहते हैं अरे मुझे मत मारो, अभी मैंने शेप होल्ड नहीं किया। ये वाली गलती हम लोग रोटी पकाते हुए भी करते हैं, अभी कच्ची होती है उसको पलटा देते हैं। नहीं, आपको रोटी को पलटाना चाहिए। पलटाना चाहिए? मैं इनसे सीख रही हूँ भी काफ़ी कुछ। जब रोटी हल्की सिकना शुरू हो जाती है तो आप उसको तवे पे पलटा दें, चाहे आप उल्टे तवे पे बना रहे हैं, चाहे आप सीधे तवे पे बना रहे हैं। उसके बाद फिर उसको सेकें तो उससे क्या होता है, रोटी सॉफ्ट बनती है। अच्छा सॉफ्ट नरम बनती है। अब मुझे समझ आई मेरी रोटी अकड़ क्यों जाती थी। अच्छा पराठे कैसे सॉफ्ट होंगे, ये कौन पूछ रहा है मुझसे? पहले मुझे बताया, मेरे कान में एक आवाज़ आ गई पराठे कैसे सॉफ्ट होंगे। सहरिये पराठे बनाएंगे कौन जाके? पराठे उल्टे तवे के ही बहुत मज़े के बनते हैं। और जिन लोगों को सीधे तवे के पराठे हजम नहीं होते, जो लोग कहते हैं कि हमें भारीपन लगता है, वो उल्टे तवे के पराठे खाएं। उल्टे तवे के पराठे हल्के होते हैं, क्योंकि चपाती जैसे हम कहते हैं ना फुल चपाती हल्की होती है, ऐसे ही उल्टे तवे के पराठे बहुत हल्के होते हैं। हाँ जी। और उनको बनाने का तरीका भी बता दें। उल्टे तवे के पराठे जैसे आप बनाते हैं, ये देखिए कितना अच्छा कलर दिया है सहरिश, बहुत ज़बरदस्त। ऐसे ही कलर दे के आप निकाल लीजिए। मैं एक और बना लेती हूँ। उल्टे तवे के पराठे आप जब बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमें सफ़ेद आटा मिक्स करना चाहिए, अगर आप चक्की का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो। चलें जी,
अच्छा, रेसिपी कार्ड आप नोट डाउन कर लीजिए। आलू टिक्की चाट का रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। और फिर कोई सवाल है अगर आपका, तो आप सवाल भी मुझसे कर सकते हैं। चलें जी, यही पतली सी टिक्की तैयार है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अब मैं हैंड वॉश कर रही हूँ और फिर इसकी असेंबलिंग दिखाती हूँ मैं आपको। सहरे जब तक आप इसको फ्राई कर लीजिए। जी, अच्छा ये इसको मैं निकाल दूँ ट्रे में? जो हो गई है उसको निकाल लीजिए। अच्छा, इसको बहुत कम ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। इसको यहाँ ले आए सहरिश, ताकि सब लोग देख भी सकें। मैं ये फ्लेम ऑन कर लेती हूँ। चलें जी, ये देखिए, अब मैं आपको इसकी असेंबलिंग दिखाती हूँ कि इसकी असेंबलिंग कैसे पॉसिबल है। असेंबलिंग के लिए आप ये चीज़ें मैं थोड़ी सी जगह कर लूँ, यहाँ पे इधर कर लेते हैं हम। यही प्लेटर मैं यूज़ कर रही हूँ असेंबलिंग के लिए, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आपके पास जो भी बड़ा प्लेटर है जिसमें आप चाहते हैं कि आप सर्विंग करें, उसमें आप रख सकते हैं। आप देख क्रिस्पी की, मैं आपको सिर्फ क्रिस्पीनेस दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, आप चावल का आटा डालने से ये जो टिक्की की क्रिस्प है ना, ये ऐसे रहेगी। ये देखें, ये क्रिस्प ऐसे रहेगा। ये इसी वजह से रहेगा क्योंकि हमने चावल का आटा डाला है और पतली पतली बनाई है। आप देख सकते हैं कितनी पतली है ये आलू टिक्की। बिल्कुल ठीक है, ये रख दी, बाकी भी फ्राई करके रख दें। अच्छा, इस पर अब हम क्या करेंगे, मेरे पास है यहाँ पे फिटा हुआ दही, वो आप लीजिए। सही है, चम्मच ले लेती हूँ मैं यहाँ से। चलें जी, ये रहा, ये हमने दही लिया। इसको आपने पतला कर लेना है जितना आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं। दही बड़ों के लिए हम दही थोड़ा सा पतला करते हैं। ये दही लिया आपने, थोड़ा सा ये इसके ऊपर डाला। ये इसकी बेस पे भी आप डाल सकते हैं दही। ये रहा। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी छोले, थोड़े से छोले इसमें हम डालेंगे। और साथ ही छोले आप इसकी साइड पे भी डाल सकते हैं कि जब बड़ी डिश होगी आपकी तो उस पर आप जितने चाहें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये डाला हमने। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे खट्टी चटनी इमली की, आप चाहे मीठी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से और इस पे भी हम डाल देंगे लाइक दिस। और फिर ये हरी चटनी डालेंगे हम इसमें, थोड़ी सी हरी चटनी हम सब जानते हैं बहुत ही मज़े की होती है। और ये देखिए, ये डाली हमने हरी चटनी। इस पर थोड़ा सा ग्रीन लीव्स, मिंट लीव्स आप इसके ऊपर से डाल के इसको गार्निश कर सकते हैं। या फिर ये आप जब आलू की चाट बना रहे हैं, टिक्की बना रहे हैं, उसमें भी डाल सकते हैं। कि मैं डालना भूल गई थी तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप उसमें डाल सकते हैं। अभी देखिए, नीचे मैंने बेस पे दही लगाया और ये टिक्की फ्राई हो गई। ये रख दीजिए आप इसमें यहाँ पे। चलें, ये देखिए, ये रखिए आपने। अब इस पर भी थोड़ा सा हम दही ऐड करेंगे ऊपर भी, क्योंकि डेफिनेटली आलू टिक्की चाट है तो दही के बगैर चाट मुकम्मल नहीं लगती है। थोड़े से चने हम इसमें डालेंगे, वाइट छोले उबले हुए, बॉइल्ड चने ये डाले। इसके बाद दोबारा से इसमें हमने हरी चटनी डाली और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे हमारी इमली की चटनी। अच्छा, आप यहाँ पे मीठी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है मीठी चटनी। अच्छा, ये हेल्दी भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा वो चटपटा भी लग रहा है, तो ये आप अफ्तार में बेस्ट है अगर आप बनाएं। बेस्ट है, और एक डिफरेंट वेरिएशन हो जाएगा ना। दही बड़े आप खाएंगे, उसके अलावा आप जो भी खाते हैं एक थोड़ी डिफरेंट वैरायटी मिल जाएगी आपको खाने के लिए। देखें, दही को बेस पे लगाया हमने, ऊपर चटकी रखी, चाट रखी, थोड़ा सा आपने इसको गार्निश किया छोलों के साथ और आपने इसमें कलर्स ऐड की। जितने चने आपने ऐड करने हैं एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। ये देखिए, साइड्स पे भी आप डाल दें। और अगर आप प्रॉपर पूरा प्लेटर ले रहे हैं इसको फैमिली के सामने, गेस्ट के सामने सर्व करने के लिए, तो आप एक ट्रांसपेरेंट प्लेटर होता है, थोड़ा सा इसके बाउंड्रीज होती हैं, उसमें आप नीचे पूरा बेस पे दही लगाइए, टिक्की रखिए, फिर ऊपर दही मत डालिएगा। उसके ऊपर छोले आपने डाले, आपने उस पर प्याज डाली स्लाइस, और उसके बाद आपने उसमें चटनी डाली, जो भी सब चीज़ें आपने डालनी है आप उसमें डालिए और फिर उसके बाद इसको आप सर्व कीजिए। ये देखिए, इस तरह से मैं गार्निश कर रही हूँ उसकी। अच्छा, इसमें आप चाहें तो आप स्लाइस्ड अनियन, मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करें तो मैं रिंग्स यूज़ कर रही हूँ, वरना आप इसमें स्लाइस्ड अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा आमचूर पाउडर या चाट मसाला ऊपर से आप इस पर स्प्रिंकल कीजिए, बहुत ही यमी सा। ये देखें, जब तक कुकिंग में थोड़े से हाथ यूज़ ना करें ना, सॉल्ट बे वाला मज़ा नहीं आता। अच्छा, आपको पता है हाथों का भी अपना टेस्ट होता है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि आपके हाथ में बहुत जायका हाथ में जायका है। मेरा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में जायका है। लड़कियों के हाथों में बहुत ज़्यादा जायका होता है। वैसे एक बात है, अगर दिल से बनाए तो दिल से बनाएं तो खाना कुछ भी बनाएं आप दिल से बनाएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बनता है। और ये देखिए, हमारी आलू टिक्की चाट रेडी हो चुकी है। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ।
रेसिपी कार्ड आपने नोट डाउन कर लिया है, कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं। और ये देखिए, अच्छा इसके ऊपर आप भुना कुटा ज़ीरा और जो हम बनाते हैं ना धनिया उसके लिए, दही बड़ों के लिए, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें कैसा लगा सहरिश? आसान है बनाना? आसान है बनाना, और मैं यकीनी तौर पर कल ही ट्राई करूँगी क्योंकि आज तो मैं आपके साथ हूँ, आप आज नहीं मेरे कर साथ हैं। सकती। और आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं इफ्तार में। जब इफ्तार का टाइम होगा तो हम ये ट्रे अपने साथ में, आज मैं ट्रे ऊपर लेके चली जाऊंगी अपने साथ, हम इफ्तार में ट्राई करेंगे दोनों मिलके, सही है ना? बिल्कुल। और यहाँ जो स्टफिंग का सामान बाकी रह गया, बाकी देख तो लिया उन्होंने, बना देख लिया है। सकते देखें बस मैं ये दिखा रही थी आपको किस तरह से, आप देखें क्रिस्पीनेस कितनी है टिक्की की, ये देखिए। और स्टफिंग दिखाऊं मैं आपको इसके अंदर से, तो ये देखिए, और देखिए मैंने फ्राई कितने अच्छे तरीके से किया है, ये स्टफिंग गोल्डन ब्राउन कलर, ऐसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। स्टफिंग दिखा सकते हो, दिखाएं प्लीज़। ये आलू हैं और अंदर चने की दाल और मटर नज़र आ रहे हैं, ये देखें इसकी स्टफिंग, और बिल्कुल स्टफिंग बाहर नहीं निकली है इसकी। तो दिस इज़ द वे आप ये बना सकते हैं। अच्छा इसके अलावा मुझे आपने पास कर दिया, फिर मैंने अच्छे फ्राई किए हैं। आप बिल्कुल वरना पास अक्सर जो वो अनाड़ी लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल जला देते हैं एक तरफ से और एक तरफ लाइट ब्राउन होता है। आप क्या कहना चाह रही हो? मैं अपना बता रही हूँ ना कि मुझे भी नंबर्स मिलने चाहिए। अच्छा नहीं, ये देखिए। अच्छा इसके अलावा पता है हम दही बड़े ही बनाते हैं, और दही बड़े सबसे ज़्यादा जो बनते हैं फेमस, वो बनते हैं मूंग और माश की दाल के दही बड़े। उसके दही बड़े आउटस्टैंडिंग बनते हैं, और उन्हीं दही बड़ों को आप एज ए स्टफ दही बड़े ही बना सकते हैं। ऊपर से दही बड़ों की कोटिंग होती है, अंदर उसकी स्टफिंग होती है, वो भी बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, और एक बात मैं आपको ख़ास बताना चाहूँगी कि अक्सर बहुत ज़्यादा कभी भी लोग कहते हैं कि हम इफ्तार में जब ज़्यादा छोले खा रहे होते हैं या ज़्यादा पकौड़े समोसे खा रहे होते हैं तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी के लिए मैं आपको एक थोड़ी सी टिप शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि आप जिस वक्त आप बेसन घोल रही होती हैं उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए, या फिर आप इफ्तार के बाद आप जब ग्रीन टी पीते हैं तो उसमें एक थोड़ी सी अदरक डाल के पी लीजिए। अदरक से ये होता है कि आपकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, वो आपको नहीं होती है। और एसिडिटी के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप सहरी में लस्सी का इस्तेमाल करें, या फिर छाछ का इस्तेमाल करें, या फिर आप उसको कहते हैं झारा, मैंने बताया भी है झारा किस तरह से बनता है, आप झारे का इस्तेमाल कीजिए, आप वो बनाइए कि पीजिए, पूरा महीना पीजिए, इंशाअल्लाह आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। दही का इस्तेमाल करें क्योंकि अमूमन रमज़ानों में होता ये है कि हमें बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है, हमारी स्टमक ब्लोटिंग होने लग जाता है, तो इससे आप बच जाएंगे। और इसके अलावा कोई भी आपकी फरमाइश है, आप हमसे फरमाइश करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल बोल नेटवर्क पे जाके आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स वर्दा ऑफिशियल्स पे जाके भी आप कमेंट और मैसेज कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। और इसी के साथ ही एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तला हमें ज्वाइन करेंगे आलिम के बोल में। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है, और अब मेरा फेवरेट सेगमेंट शुरू होगा जिसमें हम बात करते हैं आलिम से, यानी आलिम के बोल। एक मेरे साथ दो बड़े खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्कॉलर डॉक्टर जव्वाद हैदर हाशमी साहब, साथ साथ नात खां उनके साथ बैठे हैं मोहम्मद मूसब अली हुसैनी साहब। और मैंने थोड़ा वक्त पहले अभी प्रोग्राम में एक डिस्कशन की थी और आपको बताया था कि दुनिया में हम मुसलमान अपने जहन पर ज़्यादा जोर देते हैं, अपने दिल पर कम। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं अज़कुरूनी वज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। और अल्लाह का जिक्र आप करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जिक्र करते हैं तो आपका दिल जिंदा हो जाता है। मौलाना रूम का एक कॉल आपको बताता हूँ, वो कहते हैं जिस ज़मीन पर पानी आता है वहाँ हरियाली आती है, जिस आंख में आंसू आता है उसका दिल जिंदा हो जाता है। और कुरान पाक में अल्लाह बार बार कल्ब कुलूब का जिक्र करता है। ये दिल कितना ज़रूरी है जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर जवाद मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए ईमान और दिल का रिश्ता क्या है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दिल में अल्लाह समा सकता है, दिल अल्लाह के लिए काफ़ी है, दुनिया छोटी है। तो मुझे बताइए ईमान और दिल का रिश्ता क्या है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम बात की आपने कि कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी आयात करीमा के अंदर क़ल्ब का, दिल का तज़किरा फरमाता है। और ईमान का दिल के साथ ताल्लुक़ के बारे में जो आपने पूछा है, एक हदीस है, एक रिवायत है, उसके अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल ईमान तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब व इक़रारुन बिल लिसान व अमलुन बिल जवारिह। ईमान यानी दिल से तस्दीक़ करने का नाम है, और फिर ज़बान से इक़रार करना और आज़ा व जवारिह के साथ अमल बजा लाने का नाम ईमान है। तो ज़ाहिर है जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद को इंसान दिल से न माने तो उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जितने भी फ़रामीन हैं, वो चाहे एतक़ादात के हवाले से हो, वो चाहे फ़ुरुआत के हवाले से हो, वो चाहे अखलाक़ियात के हवाले से हो,
जब तक दिल का उनके ऊपर मुकम्मल ईमान नहीं होगा आगे बढ़कर अमल करने की बारी नहीं आएगी। इंसान अमल उस वक्त कर लेता है जब दिल से मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर लेता है। इसीलिए हमारे यहाँ कुरान करीम के अंदर ये आयत भी है ना कि जहाँ अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात के अंदर फरमाया वक़ालतिल अअराबु आमन्ना, आराब के कुछ बुद्धू आए अरब के और उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए हैं। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाया कि कुल लम तुमिनु, ए हबीब आप इन लोगों से फरमा दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए। अच्छा, ईमान क्यों नहीं लाए? वलाकिन क़ूलू अस्लमना, तुम ये कहो कि हम मुसलमान हो गए, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, इसलिए कि ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में बैठा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। तो ईमान का जो मकाम है वो दिल है। सुभान अल्लाह। इंसान अगर दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत के ऊपर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के ऊपर अगर ईमान लाएँ तो फिर वो मोमिन कहलाता है और दायरे ईमान उसका फिर मुकम्मल हो जाता है। दिल की सर्विस कैसे करें डॉक्टर साहब? दिल को पाक कैसे करें, दिल को प्यारा कैसे करें? दिल में ऐसा क्या करें कि दिल में हमें अल्लाह मिल जाए? क्योंकि मेरे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जिसने दिल में अपने रब को नहीं ढूंढा उसे मक्का में भी नहीं मिलेगा। देखिए, इंसान के दिलो दिमाग के अंदर जो है हमेशा बहुत सारे वसवसे जन्म लेते रहते हैं। जी हाँ। और वसवसों की कई वजूहात हैं। एक तो ख़ुद इंसान का अपना नफ्स है, नफ्स इंसान को मुख्तलिफ वसवसों के ऊपर उबारता है। और दूसरा कुरान और हदीस की उसके मुताबिक जो है वो शैतान भी है कि जो इंसान के अंदर वसवसे ईजाद कर लेता है। अपने इस वसवसों को कंट्रोल कर लें, यानी वसवसों को अगर आप कंट्रोल करेंगे, दिल को उन वसवसों से पाक रखेंगे, तो जब दिल इस तरह के बुरे वसवसों से बचा रहेगा तो उस दिल के अंदर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वजूद समा जाएगा। और जब अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसका इश्क इस दिल के अंदर जब बैठ जाए तो फिर ऐसे इंसान से अच्छे अमाल भी सरजद होंगे, ऐसा इंसान जो है वो नेकी भी करेगा, ऐसा इंसान लोगों की खिदमत भी करेगा और ऐसा इंसान दीन के मामले में आगे बढ़कर काम करने के लिए तैयार होगा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अमाल बिन्नियात, इन्नमल अमालु बिन्नियात। नियत आधा दीन है, यानी हम नेकी की यहाँ नियत करते हैं, अल्लाह हमें सवाब दे देता है। हम एक नेकी करते हैं, अल्लाह हमें 10 सवाब देता है। सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व असलु मिन फ़ज़ली। तो नियत के ऊपर हमें कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, कितना काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम नॉर्मली नियत पे नहीं जोर देते, हम दिल पे नहीं जोर देते, हम अपने अमाल पे जोर देते हैं कि यार नमाज 5 वक्त पढ़ लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दिल के ऊपर मेहनत रात को करेंगे ना टीवी चला के। बिल्कुल अहम बात है। देखें, असल में नीयत का ताल्लुक भी दिल से है। इंसान जितने भी आमाल बजा लाता है, उन आमाल को जब बजा लाता है तो उसके जो दर्जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मुतय्यन होते हैं, तय होते हैं, उसका ताल्लुक इंसान की नीयत के ऊपर है कि आप किस नीयत से कौन सा अमल बजा ला रहे हैं। अगर हम एक छोटे से अमल को भी लिल्लाहियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब को हासिल करने की खातिर अगर अंजाम देंगे तो वो फिर छोटा नहीं रहता, वो बहुत बड़ा अमल बन जाता है। बेशक। और अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर अपनी ज़ाती शोहरत की खातिर, अपने ज़ाती मकासद की खातिर, ज़ाती अहदाफ वगैरह की खातिर अगर किसी काम को बड़े लेवल पर भी अगर अंजाम देंगे तो उसका दर्जा और मकाम उतना नहीं होगा जिस काम को आपने इखलास के साथ अंजाम दिया था। तो लिहाजा ये बाकायदा रिवायत है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का ताल्लुक़ इंसान की नीयतों के ऊपर है। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने नमाज का तज़किरा किया, दो आदमी आए मस्जिद के अंदर, वो दोनों नमाज़ पढ़ लें तो दोनों के दर्जात बराबर नहीं होंगे। एक आदमी ऐसा है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसकी नीयत खालिस है, इखलास के साथ वो उस अमल को बजा लाता है। दोनों के हो सकता है कि 5-5 मिनट लग जाएं, लेकिन वो जो इखलास के साथ इस अमल को बजा ला रहा है उसका मकाम और मर्तबा यकीनन उस आदमी के अमल से बहुत बुलंद होगा कि जो बग़ैर इखलास के सिर्फ़ अपने फ़रीज़े को अंजाम देने की खातिर या अपनी गर्दन पर जो एक ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है उसको उससे जान छुड़ाने की खातिर वो अंजाम दे रहा है। इन दोनों के दरमियान काफ़ी जो है वो फ़र्क आ जाता है। तो लिहाजा इंसान अगर आम आमाल को भी, इबादत से हट कर भी बाकी जो रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको भी अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तक़र्रुब की खातिर अगर अंजाम देंगे तो आपके आम आमाल भी, आपका उठना, आपका बैठना, आपका अपने दोस्तों के साथ बैठना, आपका जाकर जो है अपनी फैमिली के साथ बैठना, बाकी लोगों के साथ बैठना, ये भी फिर इबादत शुमार हो जाता है। क्यों? चूँकि आपने नीयत ये कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के दायरे के अंदर रहकर अपने सारे उमूर को अंजाम दूँगा। तो इसलिए नीयत का ताल्लुक़ जो दिल से है, दिल को अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खालिस करके रख लें, पाक करके अगर रख लें, तो फिर ऐसा इंसान क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ चला जाए। देखिए, कुरान करीम के अंदर एक आयत करीमा है,
वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, कि हमने बहुत सारे जिन्नों को और इंसानों को जहन्नुम के लिए खल्क़ किया है, यानी वो जहन्नुम में जाने वाले हैं। लेकिन वजह भी बता दिया आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्यों? लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिल है लेकिन वो समझते नहीं है, सूझबूझ नहीं रखते। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ल्ब को, दिल को जिस मकसद की खातिर अता फरमाया है, इंसान के को बख्शा है, उस मकसद को अंजाम देने की कोशिश नहीं करते। वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनके पास आंखें हैं लेकिन वो देखते नहीं हैं। वलहुम आदानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके पास कान हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये लोग जानवरों की तरह हैं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि जानवरों से भी बदतर हैं। यानी इंसान अगर अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल न करें और अपने दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खालिस न करें, तो यही इंसान क्या है, कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इक़ाब का शिकार हो सकता है। सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह व असअलु मिन फ़ज़लिही। बहुत खूबसूरत बयान किया डॉक्टर साहब ने, और यकीनन मौला अली अलैहिस्सलाम का भी एक कौल मुझे यहाँ याद आ रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बताया, फरमाया सुभान अल्लाह, 3 चीज़ें मुसलमान का ईमान ज़ाया कर देती हैं: रईसों की संगत, औरतों की महफिल, जाहिलों से बहस। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले, अहले बैत के वसीले, पंजतन पाक के वसीले हमारे ईमान को महफूज फरमाए, हमारे दिलों को मजबूत करे। और अब्दुल सत्तार साहब हमें इस वक्त लाहौर से कॉल कर रहे हैं। सत्तार साहब फरमाइए, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? हेलो जी सत्तार साहब, आप लाइव हैं, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जिक्र कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला मेरे को आंखों से देखने का मौका दिया। हूद और सालेह, नबी दानियाल, नबी अजीज, नबी हनैन, नबी मकदार, नबी तलहा, मैं वो अल्लाह का खुशकिस्म इंसान हूँ। हेलो जी सत्तार साहब सुन रहे हैं? हाँ जी, तो मैं सर जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो प्रोग्राम नशर करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, करबला मल्ला को देखा है, हज़रत अली करमल्ला के जहाँ की जाए शहादत है, जी हाँ, वो नबी हूद और नबी सालेह, जी हाँ, नबी मकदार, नबी अजीज, नबी हसैन। सवाल पूछिए सत्तार भाई, सवाल पूछिए अब्दुल सत्तार भाई। मैं ये चाहता हूँ, बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो आप किताबों में पढ़ते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब्दुल सत्तार साहब लाहौर से कॉल कर रहे थे और बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि वो करबला भी गए हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम के पास भी गए हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे गए हैं, और जो कुरान में लिखा है वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से भी देखा। सुभान अल्लाह ताला, अल्लाह ताला की शान है, जिसको चाहे दिखाए, जिसको चाहे ना दिखाए। मेरे साथ एक बड़े प्यारे नात खां बैठे हैं, मोहम्मद मूसब अली हुसैनी साहब। मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद मूसब से कि आप अपना नजराना अकीदत आक़ा दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक़ कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, सहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, लोग थक जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मूसब अली हुसैनी साहब, आपकी ये खूबसूरत नात आक़ा दो जहां रहमतुल लिल आलमीन
वजह तख्लीक़ कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह में कबूल करें। और ये दुआ करता हूँ मैं कि अल्लाह ताला नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जल्द अज जल्द हरमैन शरीफ फ़ैन की ज़ियारत करवाएँ, हमें बुलाएँ, हमें मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा फ़ातिह खैबर हैदर कर्रार करबला की ज़ियारत कराएँ, नजफ़ की ज़ियारत कराएँ। यकीनन उनका बुलावा आएगा तो हम जा पाएंगे। मैं अपने दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे साथ स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद जवाद हैदर हाशमी साहब, साथ साथ मोहम्मद मुसब अली हुसैनी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अब हम रुक करेंगे अपने नुमाइंदों की जानिब, क्योंकि हम हमेशा ये प्रमोट करना चाहते हैं कि इफ्तारियाँ भी कराई जाती हैं, मुखय्यर हजरात आगे भी बढ़ते हैं और हर शहर का एक फूड कल्चर भी होता है, तो हम अपने व्यूअर्स को वो दिखाना चाहते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दो रिपोर्टर्स, मेरे दो नुमाइंदे। लाहौर से मैं ज्वाइन कर रहे हैं जाबिर वक्कास, कराची से हैं राव अफनान। बताइएगा जाबिर, आप इस वक्त लाहौर में कहाँ मौजूद हैं, कौन सी सौगात है लाहौर की जो जिंदा दिलाने, कराची का भी हम बात करेंगे लेकिन जिंदा दिलाने जो लाहौर हैं वो इफ्तारी में क्या खाना पसंद करते हैं? क्योंकि नाश्ते में तो आप लोग निहारी पाए बड़े हैवी खाने खाते हैं, इफ्तारी में भी ऐसे ही होता है? जो लाहौरिया जो है वो फास्ट फूड के अलावा अगर किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो वो चटपटी कुछ चीज़ें हों या मसालेदार चीज़ें हों, करारी चीज़ें हों, तो उनको ज़रा पसंद करते हैं। पीछे अगर कोई एक चीज़ दिखाऊं जो कि मिलती तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन ये जो कचौरी है इस वक्त गर्मा गर्म यहाँ पर मौजूद है। और ये कचौरी इस वक्त अपने कलर की वजह से और जो इसका ख़ास तौर पे जो जायका है वो लुभाती है हर एक को अपनी तरफ। और इस यहाँ पे जो इस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कचौरियों की दो अक़साम मौजूद हैं। एक चिकन कचौरी यहाँ पर मौजूद है और दूसरी बीफ कचौरी यहाँ पर मौजूद है, जो कि लाहौरी बड़ी रग़बत से यहाँ पर खाते हैं। और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में अपना जो इनकी सौगात है इसको जो है वो अपने दस्तरखान पर ज़रूर देखना चाहते हैं। और ये जो कचौरी है इसकी यहाँ पर लाहौर में, जहाँ पे इस वक्त मैं वादा रोड पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी 2 से 3 अक़साम मौजूद होती हैं। कई जगहों पर चिकन कचौरी भी मिलती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा जो कचौरी है वो अंदरून शहर में भी दस्तयाब है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसके अलावा इतवार के रोज़ वैसे भी आम जो नाश्ते में भी ये खाई जाती थी, लेकिन चूँकि रमज़ान मुबारक है तो अफ्तारी के वक्त भी ये कचौरी जो है वो दस्तरखान पर मौजूद होती है। राइट, अब चलते हैं राव के पास कराची में। बताओ राव, कराची वाले इफ्तारी में क्या पसंद करते हैं, क्या है हमारा फूड कल्चर फॉर रमज़ान? जी तला, मैं कराची के इलाके हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ और अफ्तारी की जो तैयारियाँ हैं वो ज़ोर शोर से जारी है। मेरे कब में कैम अगर आपको दिखा सकें, शहरी जो है वो दही बड़े जो है वो बड़ी तादाद के अंदर ख़रीद रहे हैं और हुसैनाबाद की जो दही बड़े हैं वो खासा मशहूर भी हैं। जो दुकानदार हैं उनसे जानते हैं सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है आपके स्टॉल, आपकी दुकान? अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डिमांड है हमारे दही बड़ों की है। फ़ख्र पेशकश है दही बड़ों को, हर साल रमज़ानों में माशाल्लाह हमारे दही बड़े की ज़्यादा डिमांड होती है। उसके साथ गोलगप्पे हो गए, छोले की चाट हो गई, फ्रूट चाट होगी सर। ये हमारे हर साल की तरह यहाँ हम सेटअप लगाते हैं, पीछे हमारी दुकान होती है बॉस, और यहाँ हमारा सेटअप होता है। पार्सल हम इतना करके रखते हैं कि पब्लिक आए और हाथ के हाथ ले, और रश का उनको ज़्यादा। रमज़ान के अंदर गोलगप्पे भी इतनी तेज़ी से फ़रोख्त होते हैं जैसे मैं देख रहा हूँ? जी सर, रमज़ानों में माशाल्लाह इससे ज़्यादा भी होते हैं, हमारी मेन दुकान पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि शहरी गोलगप्पे भी ख़रीद रहे हैं, दही बड़े ख़रीदे जा रहे हैं। और ये हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट के ऊपर जो है वो इसी तरह के मुख्तलिफ आइटम और मुख्तलिफ अशिया की दुकानें हैं। तो जैसे जैसे अफ्तार का वक्त करीब आता जा रहा है, शहरियों का जो है वो यहाँ पर रश बढ़ता जा रहा है और अफ्तार के वक्त जो है खूब गहमा गहमी हो जाती है इस सड़क के ऊपर। शहरी जो है राव अफनान कराची से, जाबिर वक्कास लाहौर से रिपोर्ट कर रहे थे कि लोग इफ्तारी में क्या खाना पसंद करते हैं। आते हैं जीने के लिए, कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए। तो मेरा आपको मशवरा होगा कम खाएं, हेल्दी रहें। अब हम बढ़ेंगे तारीख़ इस्लाम में बोल हमारे प्रोग्राम में। यह आखिरी सेगमेंट होता है लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ इस्लाम की तारीख़ के कुछ अहम वाक़यात शेयर करता हूँ। मैंने इससे पहले आपको ग़ज़वा खैबर का बताया था, आज मैं आपको ग़ज़वा ओहद का एक वाक़या शेयर कर रहा हूँ जो कि यकीनन आपके दिल को भी दहला देगा। जंग ओहद में एक बदबख्त ने पत्थर मार के नबी करीम आका दो जहाँ रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद किए। तो आपके अतराफ़ लब से खून बहा। अबू सईद खदरी के वालिद मालिक बिन सन्नान ने उसे चूस लिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके खून में मेरा खून मिल गया उसे नारे जहन्नुम नहीं छुएगी। एक रिवायत में है कि हुजूर के जख्म को मालिक बिन सन्नान ने इस कदर चूसा कि वो जगह सफेद हो गई। वो जब चूसते तो हुजूर फरमाते बाहर थूक दो, वो फरमाते बखुदा
मैं आपके खून पाक को ज़मीन पर नहीं फेंकूंगा। और वो निगलते गए। हुजूर ने फरमाया, जो चाहे कि दुनिया में किसी जन्नती को देखे तो वो इस शख्स को देखे। अब आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि इसका हुक्म न शरीयत में था, न कुरान पाक में था, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया, बल्कि मना कर दिया। लेकिन इश्क की इंतहा देखिए कि वो आशिक रुका नहीं। उसने कहा, मैं ये खून पाक ज़मीन पे गिरने नहीं दूंगा। ये वो इश्क है मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बड़ों, जो आज हमारे दिल में अगर नहीं हुआ तो हमारी कोई इबादत किसी काम की नहीं है, हमारा कोई अच्छा फेल हमारे काम नहीं आएगा। इस इश्क की आग को जला लें अपने दिल में। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुजू किया करते थे तो सहाबा कराम अपने हाथ फैला के रखते थे ताकि जो पानी उनके जिस्म मुबारक या थर को छू के नीचे गिरे उसको वो पकड़ लें। और फिर कोई उसको पीता था, कोई उसको सर पे लगाता था, कोई उसको सीने पे लगाता था। ऐसा हुक्म कहीं भी शरीयत में नहीं था। किया इसलिए जाता था कि इश्क था, इश्क था। और अभी इश्क के इम्तिहान बहुत हैं। यकीनन मैं ये दुआ करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ कि जितने भी मुसलमान भाई बहन मुझे देख रहे हैं, अपने दिल में इस इश्क की शमा को जला लें, अहले बैत पंजतन पाक की गुलामी अपना लें। यकीन कीजिए दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएगी और अल्लाह हमारे साथ राजी हो जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाएं। वर्दा ने हमें दालडा के दस्तरखान के बाद ज्वाइन कर लिया है। और वर्दा, आप भी कुछ अगर ऐड करना चाहें मैं तो यही प्लीज। कहूँगी कि दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगिए, अपने रब से मांगिए, गिड़गिड़ा के मांगिए। पहला अशरा अख्ताम पजीर है रमज़ान का, और जब तक रमज़ान शुरू हुए थे हम इतने खुश थे, इतने अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहे थे कि माह रमज़ान का ये बाबरकत महीना हमें नसीब हुआ है। हम अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत करवा लेंगे। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें। पहला अशरा रहमत और बरकतों का होता है, वो हमने मांगी। अब मग़फ़िरत का अशरा शुरू होने वाला है, अगला अशरा शुरू होने वाला है। दुआ कीजिए, गिड़गिड़ाइए अपने रब से, जो बेशक रहमान और रहीम है, गफ़ूर और रहीम है, माफ़ कर फरमाने वाला है। लेकिन इस यकीन के साथ दुआ कीजिए कि आपकी दुआ कबूल ज़रूर होगी उस बारगाह इलाही में। और अगर किसी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो मायूस मत होइएगा। ये यकीन रखिएगा कि अल्लाह ताला उस जहां में आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा, या फिर अगर इस जहां में कबूल नहीं हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई मसलहत है मेरे रब की। बेशक वो सबके राज जानने वाला है, वो हमसे हमारे हक में बेहतर जानने वाला है। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।